जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। न्यू लाइट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे FST 35, ठीक है ना। तो 35 फिजिक्स का पेपर 1 to 23 आपको हम करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सेशन आपको मालूम है कि सिंह सर का एक मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। और टेस्ट जो चल रहे हैं उनको आप अच्छे से देते रहिए, जिससे कि आपका जो भी डाउट हो वो अभी क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। चलिए, क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है भाई। ये पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड, डायरेक्शन चेंज टुवर्ड्स नॉर्थ। जब ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें आपको यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दिया हो, तो आप पहले तो डायरेक्शन बनाइए। और जब भी डायरेक्शन बनाना है तो उसके लिए आप पहले तो ये, अगर हम लोग इसको नॉर्थ मानेंगे तो क्लॉकवाइज में इधर का ईस्ट लिखो, फिर साउथ लिखेंगे, फिर वेस्ट लिखेंगे, ठीक है ना। ये हमारी डायरेक्शन हो गई नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के टर्म में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट वाले को हम लोग अगर वेक्टर में लिखें तो आई से लिखा जाता है। तो ये हमारा आई मतलब आई कैप हो जाएगा। और ये नॉर्थ को हम लोग जे कैप लिखते हैं, और इधर को माइनस आई कैप लिखेंगे, और इधर को माइनस जे कैप लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ईस्ट की तरफ जा रहा पार्टिकल, चलो इसको वेलोसिटी v1 करते हैं। पार्टिकल ईस्ट की तरफ v1 वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब बोला आफ्टर 10 सेकेंड इट्स डायरेक्शन चेंज टुवर्ड्स नॉर्थ। अब इसकी डायरेक्शन 10 सेकेंड बाद इधर हो गई नॉर्थ की तरफ। इसको हम लोग v2 बोलेंगे। ये v2 हो गई, ठीक है ना। और ये भी वैल्यू 5 है। क्वेश्चन में बताना है एवरेज एक्सेशन का वैल्यू। तो एवरेज एक्सेशन हमारा होता है, एक्सेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी v2 माइनस v1 अपॉन t। v2 अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो v2 लिख सकते हैं 5j माइनस v1 को लिख सकते हैं 5i डिवाइडेड बाई t। टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। तो यहाँ पर j और i का कंपोनेंट बन रहा है। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, i और j परपेंडिकुलर होंगे। और ये वैल्यू हमारा मैग्नीट्यूड में अगर लिखेंगे तो a का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 5√2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10। तो ये 5 से 10 कट जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, √2/2 मतलब हुआ 1/√2। तो यहाँ पर एक्सेशन का तो वैल्यू आपको मालूम हो गया, 1/√2 आएगा। ऑप्शन में ये दे रखा है। मेन है इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, कॉन्सेप्ट समझिए भाई। अगर नहीं आता है जिनको, वो समझ जाए कैसे निकालते हैं डायरेक्शन। हम लोग वेक्टर से देखते हैं। तो यहाँ पर ये वेक्टर को आप देख लीजिए। वेक्टर यहाँ पर v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर है। तो v2 का डायरेक्शन क्या है भाई, v2 का डायरेक्शन हमारा, जो v2 का डायरेक्शन है वो देखिए ध्यान से, ये वाला v1 है, ये v2 है। तो v2 का हमारा डायरेक्शन है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो जो v2 का डायरेक्शन है उसको वैसे रहने दीजिए, नॉर्थ हो गया। और जो v1 है उसके आगे लिखा है माइनस। तो v1 के आगे माइनस है। जिस वेक्टर में साइन निगेटिव होगा वो उसका अपोजिट वेक्टर हो जाएगा। तो v1 का माइनस करेंगे तो v1 ईस्ट में था, इसका माइनस v1 इधर हो जाएगा। तो माइनस v1 हो गया कौन सा डायरेक्शन, वेस्ट। तो डायरेक्शन आएगा नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन कौन सा आएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी आंसर होगा सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लो भाई कैसे वेक्टर का डायरेक्शन निकालते हैं। नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मतलब अगर हम लोग रिजल्टेंट बनाएं तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये हमारा एक्सेशन का डायरेक्शन आएगा। और एंगल अगर पूछा जाए तो ये एंगल 45 एंगल लेंगे। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए कैनन एंड ए टारगेट आर 2√3 किलोमीटर। तो एक यहाँ पर कैनन मतलब हो गया एक तोप है, और एक यहाँ पर टारगेट है। तोप से हमको एक टारगेट पे निशाना लगाना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक हमारा ये हो गया तोप, ठीक।
और यहाँ पर एक टारगेट है, मान लेते हैं ये हमारा टारगेट है, तो इसको हिट करना है और इसकी वेलोसिटी, ये दूरी दे रखा है 2√3 किलोमीटर, तो 2√3 ये हमारा इसका रेंज हो गया। किलोमीटर है, अगर इसमें 10⁻³ कर देंगे तो ये मीटर हो गया। ये टारगेट इतनी दूरी पे है, ये रेंज हो गया। अब इससे हमको अगर हिट करना है इसको टारगेट को, तो यहाँ पर किसी एंगल से इसको यहाँ पर अगर हम लोग फेंकें तो जाके यहाँ पे गिरना चाहिए। ये हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है क्वेश्चन में, इनिशियल वेलोसिटी 200। चलिए हम लोग एंगल निकाल लें किस एंगल पे ये जाके वहाँ पर टकराएगा। ठीक है, तो किस एंगल से इसको यहाँ पर हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट करेंगे। तो रेंज हमको मालूम हो गई, रेंज बराबर होता है u² sin 2θ/g। r की वैल्यू क्वेश्चन में कितना रखना है, 2√3 × 10⁻³ u² का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 200, स्क्वायर करेंगे तो 200 × 200 डिवाइडेड बाई g 10 हो गया इंटू साइन 2θ। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 0 2 0 3 0 10⁻³ से कैंसिल हो गया, 1 0 इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ गया √3/2 बराबर आ गया हमारा साइन 2θ। तो साइन यानी 2θ बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। यानी कि किस एंगल से हम लोग यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट करेंगे 30। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि अगर हम लोग 30 से अगर करें चाहे 90 - से करें, मतलब थीटा या 90 - दोनों पे ये रेंज सेम आएगी। तो पहले 30 पे हम लोग टाइम निकाल लें। तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा t1, t बराबर होगा 2u sin θ/g, और थीटा पहले 30 रखते हैं, तो 2u का वैल्यू है 200 और साइन 30 का वैल्यू 1/2, g का वैल्यू कितना रखेंगे 10, ये 2 से 2 कट गया, ये यानी 30 डिग्री पे तो ये 20 आएगा। यानी कि इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना है 20 सेकेंड। इसका मतलब ये 20 सेकेंड बाद इसको हिट कर जाएगा। ठीक, अच्छा रेंज जो है, ये जो रेंज है वो दो एंगल पे आ सकता है। अगर एक एंगल 30 है तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए 30 या 60। 30 और 60 पे रेंज का वैल्यू सेम होता है। तो अगर दूसरा टाइम निकालना चाहें तो 60 एंगल ले लो और 60 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। तो 2 × 200 और साइन 60 √3/2 डिवाइडेड बाई 10। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 से 1 कट गया, तो 20√3। तो दो टाइम आएगा, एक 30 पे और एक 60 पे। 30 पे जो टाइम आ रहा है वो हमारा 20 है और जो 60 पे आएगा वो 20√3 है। तो आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दो वेक्टर है i + j और b है i - j। तो a + b/2 करना है, तो a + b करेंगे तो ये हो गया i + j + i - j डिवाइडेड बाई 2। तो i + i2i और j - j + j कट गया, 2i/2 हो गया हमारा i। तो ये बिल्कुल सही है, 2i/2 यानी पहला हो जाएगा। तो a का पहला होना चाहिए। तो a का पहला एक ही ऑप्शन में है, इसका मतलब आंसर चौथा ही होगा। और चेक कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया 2i/2 मतलब हुआ i आ गया। चलो इसको माइनस करेंगे तो i + j माइनस करेंगे तो i - प्लस हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 2। अब -i से -i कट गया, 2j/2 मतलब j बचेगा। ठीक है, तीसरा करेंगे a.b, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i.i 1 हो गया और +j - j तो ये -1 हो गया डिवाइडेड बाई 2। 1 - 1 ये हो गया 0। ठीक है ना। चलो a क्रॉस b करेंगे तो इसका i क्रॉस i अगर हम लोग करेंगे तो i क्रॉस, यहाँ पर कैसे करेंगे i का i से, i का -j से, तो ये आ जाएगा हमारा, अगर ये i + j है और ये i - j है तो ये k का वैल्यू आ जाएगा -k में। ठीक है ना। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सा सही होगा। चौथा ऑप्शन एक ही हो रहा है तो वो ही होगा। ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं एक बार फिर से देख लो भाई। तो अगर हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें a क्रॉस b, तो हम लोग पहले यहाँ पर i, j और k बनाएंगे।
पहले हम लोग किसका लिखेंगे, ए का। ए में आई जे है 1 1 0 और बी में क्या लिखोगे 1 -1 0। चलो पहले आई निकालेंगे तो आई को बंद कर देंगे, 1 × 0 0 हो गया, -0 ये हो गया, माइनस जे करेंगे, जे को बंद कर लोगे 1 × 0 तो ये भी 0 आ जाएगा, प्लस का के करेंगे, के को बंद करो 1 × -1 तो ये -1 हो गया, 1 × -1 तो ये 1 × 1 -1 तो ये हो गया -2k। तो ये आ जाएगा हमारा -2k, -2k/2। ये कितना बनेगा, ऐसे लिख सकते हो इसको, अगर लिखें तो -2k/2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस के आ जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्लियर है सारी बात। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, देखो जब दो लेंस यहां पर बोला है कॉम्बिनेशन में है, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव, तो दो लेंस यहां पर ये जोड़ दिया गया, तो कंबाइंड की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है 1/f1 + 1/f2। यहां पर साइन रखेंगे तो f1 का साइन कैसा हो गया, f1 पॉजिटिव होगा और f2 कॉन्केव है तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। अब क्वेश्चन में जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका 40 सेंटीमीटर है तो इसको f1 लिखेंगे और ये प्लस में 40 लेंगे। कॉन्केव जो होगा वो माइनस में लेंगे 25 सेंटीमीटर। अब यहां पर जोड़ेंगे तो कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट आएगा, जो फोकल लेंथ कम होती है रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये फोकल लेंथ कम है तो नेचर जो है वो कॉन्केव। अगर पूछा जाए नेचर कैसा होगा तो नेचर जो छोटा फोकल लेंथ होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, तो कॉन्केव जैसा नेचर होगा। कॉन्केव नेचर का मतलब हुआ जो आंसर आएगा निगेटिव आएगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला पहले काट दो। आंसर क्या बनेगा, जो दोनों में छोटा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर आएगा। तो ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है, फोकल लेंथ ये कम है, तो आंसर जो है वो इसी के अकॉर्डिंग आएगा। मतलब नेचर इसका ये होगा जो ये था, मतलब कॉन्केव नेचर मतलब नेगेटिव फोकल लेंथ आएगा या पावर नेगेटिव आएगा। क्वेश्चन में पावर निकालना है तो 1/f को हम लोग p लिखते हैं। चलो वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, जब क्वेश्चन में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया होता है तो हम लोग ऊपर 100 लिखते हैं, तो 100/f1, f1 की जगह 40 हो गया, प्लस यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है, 100/25। ठीक है, ये आ जाएगा पावर। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 40 × 25, ऊपर बचेगा माइनस का 15 अपान कितना हो जाएगा 40 × 25 × 100। ठीक है, तो ये हो गया 4 और 60/40 यानी 6/4 -3/2 यानी 1.5, माइनस का 1.5 आंसर होगा पहला। यूनिट इसका होता है डायोप्टर, पावर का यूनिट होता है डायोप्टर। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो ये हमारा गलत यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर ए है, ये वाला बी है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है क्वेश्चन में। तो देखो ध्यान से, ये तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो 1/8, 1/16, 1/16 ये पैरेलल में करेंगे तो देख लो 16 और 16 पैरेलल में हो गया 8 और 8 का पैरेलल हो गया 4, तो ये ऊपर आ गया 4। ठीक है ना, ये 4 और ये 20 मिलके कितना हो गया, ये हो गया ऊपर आ गया 24। अच्छा, 9 और 18 ये मिलके कितना बन जाएगा, 9 × 18 अगर हम लोग करें तो ये दोनों पैरेलल में है, और 9 18 का पैरेलल वैल्यू कितना आएगा 9 × 18 और डिवाइडेड बाई 9 + 18 से 27, ये हो गया 3 6, ये हो गया हमारा 6 और 6 हो गया नीचे 12, तो 24 और 12 का पैरेलल निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा हमारा 24 × 12, ये पैरेलल में है तो R1 R2 अपान R1 + R2 लगा रहे हैं, 24 + 12 सॉल्व करेंगे तो 24 × 12 ऐसे रहने दो,
नीचे कितना आ गया 36, तो ये वैल्यू आ जाएगा 8 ओम। रिजल्टेंट 8 ओम आएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये तीन पैरेलल होंगे 8, 16, 16, इनका पैरेलल आएगा 4। 9 और 18 का पैरेलल आएगा 6। देखो ये वाला 4 और ये वाला 20, ये 4 और ये 20 सीरीज में है, तो 20 + 4 ये कितना आ गया 24। ये वाला 6 और ये वाला 6 मिलके कितना आ गया 12। ये 24 और ये 12 पैरेलल में हो गए, तो निकाल लिया। गुड लुब्रिकेंट शुड हैव, जो गुड लुब्रिकेंट होता है उसकी विस्कोसिटी हाई होनी चाहिए, तो ये तो सबका आंसर सही हुआ होगा। अगला है द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द nth ऑर्बिट इज En, देन एनर्जी इन द nth ऑर्बिट ऑफ सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम। देखो यहाँ पर रेडियस, अगर हम लोग देखो ऐसे याद करना, रेडियस है तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू होता है n²/z, स्पीड z/n, एनर्जी z²/n। तो ये फार्मूला आपको लगाना है, एनर्जी वाला फार्मूला आपको लगाना है। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है z²। तो यहां पर सिंगली आयोनाइज हीलियम, हीलियम का z कितना होता है भाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी जो हमारी एनर्जी आएगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी किसके E0। तो हाइड्रोजन के लिए अगर E0 है nth ऑर्बिट के लिए, तो इसका हीलियम के लिए यही वैल्यू 4E0 हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, द पोजिशन द पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी सब दे रखा है क्वेश्चन में। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको मालूम है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये मान लो SHM कर रहा है, तो ये हमारी मीन पोजीशन होती है, मीन से ही स्टार्ट होता है यानी x = 0 से, और ये एक्सट्रीम होता है यानी x = a पे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ की जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम होती है, यहाँ पर वेलोसिटी कैसी होगी मैक्सिमम, मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा एक्सेशन क्या होगा मैक्सिमम होता है, एक्सेशन मैक्सिमम होता है। ठीक, अब क्वेश्चन में काइनेटिक, जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मिनिमम होगी। यहां पर उल्टा है, काइनेटिक एनर्जी यहां पर मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मैक्सिमम होगी। बस अब चेक करते हैं, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है भाई, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी। तो यहां पर बोला है टोटल एनर्जी 0 व्हेन x = 0, मेन पोजीशन पे टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम वैल्यू के, तो ये गलत हो गया। पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट x = 0, x = 0 पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम व्हेन x = 0, ये बात सही है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है क्योंकि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का अगर वैल्यू पूछा जाए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होगी, और ये होती है ½ kA²। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ½ kA² होगी। काइनेटिक एनर्जी ने मैक्सिमम व्हेन x इज मैक्सिमम, ये गलत है, x जब मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम नहीं मिनिमम होगी। x जब मैक्सिमम होता है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। तो ये सारे ऑप्शन है, तो ऑप्शन यहाँ थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग एट स्पीड v, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ये v स्पीड से चल रहा है। कंप्रेस स्प्रिंग थ्रू ए डिस्टेंस एक, यहाँ पर एक स्प्रिंग है और इसको कंप्रेस कर देता है। कितना कंप्रेस करता है, ये स्प्रिंग कंप्रेस होके, मान लेते हैं कि स्प्रिंग कंप्रेस होके यहाँ तक हो गई, ये स्प्रिंग ऐसे दब गई, कितना दब गई, तो ये स्प्रिंग मान लेते हैं यहाँ x दब गई। द स्पीड हैज ऑफ, यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी हो गई, अब इस ब्लॉक की स्पीड आधी हो गई, तो बताना है क्वेश्चन में स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। तो यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है ½ mv², और यहाँ पर कितनी रह जाएगी, तो -½ m, और वेलोसिटी आधी हो गई तो b/2 का स्क्वायर।
और यही किसके बराबर होगी, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी थी टकरा के, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या, उसकी वेलोसिटी आधी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो डिक्रीज हुआ वो पोटेंशियल गेन इन, तो यहाँ पर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। हाफ से यहाँ पर ये वाला हाफ, ये वाला हाफ, ये वाला हाफ कट गया, एम बी स्क्वायर और एम बी स्क्वायर बाई 4, तो ये हो गया 3 एम बी स्क्वायर बाई 4 बराबर हो गया के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है के, तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 3/4 एम बी स्क्वायर बाई के एक्स स्क्वायर, 3/4 एम बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो आंसर होगा पहला। मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन, देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जेड एक्सिस पे दिया है, इसको ध्यान से देखो, जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, यहाँ पर जो वेव की स्पीड है ना, ईएम वेव की जो स्पीड है वो एक्स डायरेक्शन में है, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स में क्या लिखोगे ऐसे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। प्रोपगेशन जो है वेव का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक कर लो किधर होना चाहिए। डायरेक्शन जो प्रोपगेशन का होता है, प्रोपगेशन जो डायरेक्शन होता है वो होता है हमारा ई क्रॉस बी से निकाला जाता है, यानी ईएम वेव की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होता है इससे निकाला जाता है। तो यहाँ पर सी जो है हमारा प्लस एक्स को हम लोग आई कैप लिखेंगे। ई का डायरेक्शन नहीं मालूम है, लेकिन बी का डायरेक्शन हमको मालूम है जेड एक्सिस, जेड यहाँ पर हो गया ये। तो बताओ भाई यहाँ पर ई का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो किसका क्रॉस प्रोडक्ट जेड के साथ आई आएगा, तो जे क्रॉस जेड बराबर क्या हो जाएगा, तो अगर जेड क्रॉस जेड करें यानी कि इसको के करो, ठीक है, तो यानी जे क्रॉस के किसके बराबर होता है, आई के, यानी कि यहाँ पर जो फील्ड होगा वो जे डायरेक्शन में होना चाहिए, वाई एक्सिस पे होना चाहिए, तो एक्सिस वाई होना चाहिए। तो पहला तो जेड एक्सिस है गलत, दूसरा जेड एक्सिस गलत, ये दो में एक आंसर होगा। ठीक, अब आंसर देखो वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, इक्वेशन यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये हमारी पीक वैल्यू होती है, इसको अगर हम लोग देखें तो ये वेलोसिटी का, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू मतलब बी नॉट है, बी नॉट है, और यहाँ पर जो फील्ड आएगी वो हमारा ई नॉट होगा, या तो ये वाला लिखो या तो ये। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें सी बराबर होता है ई नॉट बाई बी नॉट, तो ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, तो सी इंटू बी नॉट, सी का वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 और बी नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -7। ये वैल्यू हमारी अगर देखें तो कितना हो गया 6, और ये यानी 60 हो गया, यानी ई नॉट का वैल्यू 60 होगा। तो किस ऑप्शन में 60 रहे, चौथे ऑप्शन में, तो आंसर चौथा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, तो डायरेक्शन हम लोग हमेशा जो ईएम वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होता है इससे निकालते हैं, और जो ई नॉट या बी नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो सी से ऐसे निकालेंगे। चलो अगला करते हैं, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इनटू जार केप्ट सेपरेटली एट टेम्परेचर ऑफ 27 एंड 127। देखो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है गैस के लिए हम लोग H/√3 लिखते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन की वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपॉन हीलियम, तो ये m और के t के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, मास मॉलिक्यूलर m है ना, तो मॉलिक्यूलर मास भी ले सकते हो, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। टेम्परेचर पहले कौन सा था 27, तो अगर इसको T1 लेंगे तो इसको 127 को लेंगे, ये हमारा हो जाएगा T1, ये हो गया T2। ये किसका है टेम्परेचर, ये हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है।
तो यहाँ टेम्परेचर किसका लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ हीलियम अपॉन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन। चलो मालिक्यूलर मास हीलियम का 4 होता है, हाइड्रोजन का 2 होगा। टेम्परेचर ऑफ हीलियम 127, देखो ये डिग्री में है तो इसको 127 प्लस 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में वैल्यू आ जाएगा 400 केल्विन। तो ये वैल्यू 400 केल्विन डिवाइडेड बाई 27 में करेंगे तो 300 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, √8/3 सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल व्हेन ए करंट चेंजेस फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर इन 0.05। तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस जो कॉइल में होता है वो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो L डेल्टा I बाई डेल्टा T होता है। इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 8, सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू निकालना है और डेल्टा I चेंज इन करंट 0 से 2 चेंज हुआ 2 और टाइम कितना लग रहा है 0.05, 2 से 4 हो गया यहाँ पर और 4 तो L बराबर हो गया 0.2 हेनरी, 0.2 हेनरी आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर। तो सर्कुलर लूप में जो सेंटर पे फील्ड होती है उसका फार्मूला होता है B बराबर μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई I बाई R। अब बोला गया है कि मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, तो 2 पाई से 4 पाई काट दो, 2 बचा। तो मैग्नेटिक मोमेंट M बराबर होता है I इंटू ए या NIA। I यहां से निकाल लो भाई, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगा 2BR अपॉन μ0 हो गया 2BR अपॉन μ0। ठीक, I की वैल्यू यहां रख दो 2BR अपॉन μ0 और कॉइल का जो एरिया होगा पाई R² हो गया, तो पाई 2 पाई B R³ अपॉन μ0। तो 2 पाई B R³ अपॉन μ0 ऑप्शन सेकंड होगा। 14, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटेलिक वायर इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वायर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बोला गया मेटेलिक वायर में इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वायर। टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी। देखो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर हो जाता है E/m इंटू टाउ। ठीक है ना, ये होता है फार्मूला। तो टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ की वैल्यू, टेम्परेचर और टाउ में रिलेशन इनवर्स का होता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो टाउ यानी टाइम ऑफ या रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन गलत है भाई, इंक्रीज या इंक्रीज नहीं होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो स्टेटमेंट पहला तो गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, फॉल्स है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक वायर डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने से मेटेलिक कंडक्टर के लिए बोला जा रहा है, मेटेलिक वायर के लिए टेम्परेचर डायरेक्टली आर रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रजिस्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी जिसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं डिक्रीज करेगी। रजिस्टिविटी अगर बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो यानी ये सही है, यानी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है भाई, पहला गलत दूसरा सही। ऑप्शन होगा थर्ड, तो 14 का थर्ड होगा भाई। चेक कर लो, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अच्छा फर्स्ट तो भाई गलत है,
फर्स्ट इज करेक्ट बोले, फर्स्ट तो फॉल्स लिख रहे हैं, चौथा होगा फर्स्ट पहले, अच्छा इन्होंने उल्टा लिख दिया। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है, सही है। पहला इनकरेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होने से डिप्ट वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी। क्लियर है भाई? चले अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 एसी करंट इज गिवन बाई, देखो I बराबर I1 cos ओमेगा टी, ये जो I1 है ये हमारा पीक करंट होता है, I नॉट होता है, और I2 भी पीक करंट है। रूट मीन स्क्वायर करंट, तो RMS जो करंट होता है वो हमारा होता है I नॉट बाई रूट 2। तो अगर इसका RMS निकालें, इसका I1 का, तो इसका हो जाएगा हमारा I1 बाई रूट 2, और इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा I2 बाई रूट 2। ठीक है, दोनों की करंट हो गई, ये RMS करंट हो गई इसकी। अब यहां पर देखो ये इक्वेशन साइन की है, ये हमारी कॉस की इक्वेशन है और एक साइन की इक्वेशन है, यानी साइन और कॉस में जो एंगल होता है वो 90 होता है। तो जो RMS का हमारा इक्वेशन आएगा वो, अब दोनों करंट परपेंडिकुलर होंगे, तो इसको ऐसे बना के लिखेंगे IRMS 1 का स्क्वायर प्लस IRMS 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, तो ये हो गया I1 बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस I2 अपान रूट 2 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी I1 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस I2 का स्क्वायर बाई 2। तो ये आंसर आ जाएगा I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बीम ऑफ आयंस इंटर नॉर्मली इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा, पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। सर्कुलर पाथ का पूछा गया रेडियस, तो रेडियस होता है MB अपान QB। चलो वैल्यू रखते हैं, Q बाई एम को, देखो ध्यान से, Q बाई एम को स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। ये वैल्यू, ये जो चार्ज दिया ना स्पेसिफिक चार्ज, इसको बोलते हैं Q बाई एम। तो यहाँ पर Q बाई एम का वैल्यू दिया है, तो Q बाई एम 1 अपान में रखेंगे, कितना है 5 इंटू 10 की पावर 7। वेलोसिटी वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 2 इंटू 10 की पावर 5, और मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो 4 5 जा 20, 20 करें 10 पावर माइनस 1, 10 की पावर 6, ऊपर गया 10 की पावर माइनस 6, यानी 1, तो 0.1 मीटर, ऑप्शन हो जाएगा 0.1 मीटर, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। सॉल्व कर लो भाई, 5 4 जा 20 हो गया, ऊपर 2 है, 20 में से एक प्लस यहाँ से हटा दो, -1 हुआ, 10 की पावर 7 -1 10 की पावर 6, ऊपर जाएगा 10 की पावर -6, 2 2 कट गया, और यहाँ 5 है, तो 10 की पावर -6 प्लस 5 10 की पावर -1, तो 0.1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। ए फील्ड रीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज टू मूव ए लाइन टूवर्ड्स ईच अदर, तो एक इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है और एक इधर से एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन दोनों की वेलोसिटी सेम है, 10 की पावर 7 से ये जा रहा है, 10 की पावर 7 से ये जा रहा है, एक दूसरे की तरफ जा रहा है टूवर्ड्स। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, देखो भाई क्लोजेस्ट अप्रोच जो होता है वो हमारा वो पॉइंट, देखो जब ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पास पहुंचेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो मान लो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी जहाँ तक ये जा सकता है, मान लो यहाँ तक आ सकता है दोनों, तो ये दूरी अब इसके आगे जा नहीं पाएगा क्योंकि रिपेल हो जाएगा, तो ये मिनिमम डिस्टेंस कहलाएगी इनके बीच की क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होना चाहिए।
कहीं पर भी क्वेश्चन क्लोजेस्ट अप्रोच का हो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बराबर करो। तो दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखो। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ मास m और वेलोसिटी का स्क्वायर। अच्छा, इसका भी यही वैल्यू आएगा, हाफ mv²। दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिख दिया है। इसकी एनर्जी काइनेटिक, ये भी चल रहा है तो इसकी भी बराबर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी E², और इनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, R0। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। हाफ mv² मिलके mv² हो गया। ये 1/4 पाई 9 इंटू 10⁹ होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻38। ठीक, स्क्वायर है ना, इसलिए स्क्वायर कर दिया। और डिवाइडेड बाई हमको R0 लिखना है, तो mv² इधर आ जाएगा। तो m का वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 इंटू वेलोसिटी कितना है 10⁻7 स्क्वायर करेंगे तो 10⁻14 हो गया। ये वैल्यू जो होगी R0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है भाई। सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सा नियर अबाउट आंसर चेक करो। तो 9 और 9.1 को काट दो तो 16 ये स्क्वायर हो गया, 256 होता है। तो जो 256 वाला ऑप्शन दिख रहा है वही हो जाएगा, आंसर होगा थर्ड। पावर मैच करा लो तो ये हो गया 10⁻31, ऊपर गया प्लस का 38 है, यह -38 प्लस का 31, तो ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस का 7 और ये ऊपर जाएगा माइनस का 14, तो 7 हो जाएगा और ये 9। हाँ, लगभग ये आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.01। हाउ मच फोर्स डज द एयर इन ए रूम एग्जर्ट ऑन द साइड ऑफ विंडो। हुज साइज दे रहा है, तो प्रेशर कितना लगाएगा, प्रेशर होता है फोर्स, नहीं कितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्स होता है P इंटू ए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵। एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 50 इंटू 100 सेंटीमीटर, 5000 हो गया। सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻4 हो गया। तो यहाँ से 1 2 3 जीरो कट गया, 3 जीरो यहाँ पर कट गया तो 10⁻⁻1 हो गया, यहाँ 4 हो जाएगा। तो 1 इंटू 10⁻4 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 10⁻4। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला करते हैं क्वेश्चन। इन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल आर स्कैटर्ड फ्रॉम ए न्यूक्लियस एज शोन इन फिगर। कौन सा इसमें इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो देखो जो यहाँ पर टकराएगा इसके अगर सेंटर से हो तो वैसे ही लौट जाता है, तो ये पॉसिबल है। स्कैटरिंग जितना देखो ध्यान से, स्कैटरिंग और इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट जो पैरामीटर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग होगा। ठीक है ना, तो इसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा है इसलिए इसका इम्पैक्ट पैरामीटर सबसे कम है। इसका स्कैटरिंग यहाँ पर देखो, इसका स्कैटरिंग ज़्यादा है इसलिए इम्पैक्ट पैरामीटर यहाँ पर कम होगा। ये पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला ऐसा नहीं जाएगा, ये वाला ऐसा जाना चाहिए था, तो ये नहीं हो पाएगा। पॉसिबिलिटी में अगर देखोगे तो थर्ड नहीं होगा, यानी कि हमारा आंसर तीसरा होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो है ये वाला आंसर इनकरेक्ट होगा। तो 19 का अगर आंसर चेक करें तो थर्ड ही है। ठीक है, 20 देखते हैं। इफ ए सेल ऑफ EMF 12 वोल्ट इज कनेक्टेड विद ए लोड। चलो एक बैटरी से एक लोड को कनेक्ट कराए, लोड मतलब रेजिस्टेंस, तो ये 5 ओम है और प्रोवाइड करंट ऑफ 2 एम्पियर, तो इससे करंट जो है 2 एम्पियर की जा रही है। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा गया है, सेल का EMF 12 है, तो I बराबर क्या लिखते हैं, E/R प्लस R। I की वैल्यू क्वेश्चन में 2 है,
और ईएमएफ का वैल्यू 12 है, कैपिटल आर का वैल्यू 5 है, स्मॉल आर निकालना है। 2 से 12 कट गया, 6 बराबर हो गया 5 प्लस आर, तो आर बराबर हो गया 1 ओम। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21, ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मस्ट बी इनकरेक्ट। अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है, ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मस्ट बी इनकरेक्ट, ये बिल्कुल सही है। अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है तो इसका मतलब वो इक्वेशन ही गलत है, तो ये तो बिल्कुल बात सही है। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे आर मे नॉट बी करेक्ट, ये भी सही है। तो कोई इक्वेशन, क्योंकि हम लोग जो डायमेंशन निकालते हैं तो उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है वो डायमेंशन में नहीं निकलता, इसलिए कभी कभी ये इक्वेशन यहाँ पर तुम्हारा जो डायमेंशनली करेक्ट होगा लेकिन फिर भी वो न्यूमेरिकली इनकरेक्ट होगा। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी करेक्ट, ये बिल्कुल सही है और ये वाला गलत है। पहला गलत होगा, दूसरा सही है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है एंड सेकंड इज करेक्ट। नहीं, डायमेंशनली क्या लिख दिया भाई, दोनों सही है। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मस्ट बी इनकरेक्ट, सही है। अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो इसका मतलब वो न्यूमेरिकली भी इनकरेक्ट होगा। डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो न्यूमेरिकली इनकरेक्ट होगा, और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी करेक्ट, दोनों सही है भाई। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ करेक्ट है, पहला होगा। तो 21 का देख लेते हैं, आंसर फर्स्ट होगा, ठीक है। 22, इन द एक्सपेरिमेंट ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन में, और मैक्सिमम परमिजुअल परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टिविटी। आर बराबर होता है बी बाई आई, तो आर बराबर रो एल बाई ए होता है, बराबर वी बाई आई। तो पहले एक फार्मूला लिख लें। रो बराबर हो गया हमारे पास वी ए अपान एल इंटू आई। यहाँ पर ए को क्या लिखेंगे, पाई है, तो ये हो गया वी एल, एरिया पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाई 2 करेंगे, लेकिन चलो पाई आर स्क्वायर अपान आई। अब इसको एरर के फार्मूले में लिखना है भाई, एरर के फार्मूले में लिखना है। चलो फ्रैक्शन, यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी रेजिस्टिविटी, तो डेल्टा वी बाई वी, ठीक है ना, डेल्टा प्लस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा आई बाई आई प्लस, अब देखो ये आर स्क्वायर है तो इसको डायमीटर के टर्म में लिख सकते हैं, तो 2 डेल्टा डी बाई डी, डायमीटर और रेडियस के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और इस सभी को क्या करोगे, इंटू 100 करेंगे। इसको क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर होता ना, पाई आर, तो पावर आगे आ गया और न्यूमेरिकल वैल्यू हटा दिया जाता है, तो चाहे डायमेंशन यहाँ पर डायमीटर लिखो चाहे रेडियस लिखो तो ये वैल्यू सेम रहेगी, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू वहां से हटा देनी है। अब चलो डेल्टा वी क्या होता है, तो डेल्टा वी की देखो यहाँ पर ये 5.0 लिखा है, तो जो पॉइंट के बाद जो नंबर होगा उसको हम लोग यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। तो 5.0 को लिखेंगे 0.1 अपान ये है 5 प्लस डेल्टा एल, लेंथ को देखो 10.0 है तो इसका डेल्टा एल हो गया 0.1 और ये वैल्यू हो गया 10 प्लस करंट को देखो, यहाँ पर करंट है 2.00 तो इसको लिखेंगे 0.01 अपान 2 प्लस 2, डायमीटर देखो कितना है 5.00 तो ये हो गया 0.01 डिवाइडेड बाई 5 और इंटू करेंगे 100 तो ये वैल्यू हो गया 100 से करेंगे तो ये 10/5 तो ये हो गया 2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस यहाँ पर करेंगे तो 1/2 0.5 इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 हो गया 1.4 बराबर कितना आ गया 2 यानी 3.9 आएगा। आंसर होगा पहला। चेक कर लो भाई अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है। अब देखो एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लिखी जाती है, अब चेक करके देखो बता देते हैं। जैसे कोई वैल्यू लिखा है जैसे 5.0 ये लिखा था पोटेंशियल, तो ये जो दशमलव के बाद जो नंबर होता है इस पे ध्यान दो,
ये नंबर, ये इसका एब्सोल्यूट नंबर होगा। तो करना क्या है, इसके लिए डेल्टा वी लिखना होगा। तो पॉइंट लगाओ और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उनको 0 0 करते जाओ और जो आखिरी नंबर होगा 1 करेंगे। तो पॉइंट लगाएंगे, आखिरी नंबर 0 है तो इसको 1 कर देंगे। तो डेल्टा वी इसके लिए 0.1 होगा। चलो इसको करंट, यहाँ पर करंट ऐसे लिखा है 2.00। तो डेल्टा आई एब्सोल्यूट एरर इन करंट कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, पॉइंट लगाओ। अब यहाँ पर एक 0 है, 0, तो हमने बोला आखिरी वाले को 1 करना है, उसके पहले सब 0 कर दो। तो ये वाला 0 ऐसे रहने दो, आखिरी वाले को 1 कर दो, तो 0.01 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। यहाँ पर सब की वैल्यू, ऊपर वैल्यू एब्सोल्यूट रखना है, नीचे उसका जो मीन वैल्यू है वो रखना है। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ए क्यूब ऑफ साइड एल इज प्लेस एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्यूब को इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स डायरेक्शन में है। तो यहां पर फ्लक्स कितना होगा ये निकालना था। तो फ्लक्स कितना होगा, थोड़ा सा अब इसमें देखो, ये क्यूब है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब देखो यहाँ नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, कितना क्यूब से फ्लक्स होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जितना फ्लक्स या जितना फील्ड लाइंस इधर होगा उतना ही फील्ड लाइन इधर से बाहर निकलेगा। तो फील्ड लाइंस यहाँ पर फ्लक्स जो होता है, टोटल फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स इनकमिंग प्लस आउटगोइंग। तो जितने इधर से फील्ड लाइंस निकलेंगे उतने इंटर करेंगे, उतनी बाहर निकलेंगे, इसलिए टोटल फ्लक्स इससे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। चलो और एक हम लोग और भी करते हैं, जो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो फ्लक्स निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर हम लोग क्या लें, आई में है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा और उनके बीच का एंगल देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। तो अगर एरिया वेक्टर को हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ई और ए के बीच में एंगल कितना बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एरिया वेक्टर इस इधर क्या होगा, 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये था आज का 1 to 23। इसके आगे आपको सर कराएंगे कैफी सर। उम्मीद है आपको डिस्कशन समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट होगा तो आप एक बार फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा अगर अच्छा लगा होगा, और चैनल को ज्वाइन जरूर करिए, टेस्ट अच्छे से दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल में जिसका नाम है न्यू लाइट इंस्टीट्यूट में आपका प्यारा सा कैफी सर। शायद मुझे भूल तो नहीं गए आप, मिर्जापुर आपने देखा होगा, तो जब वो आते हैं तो एक डायलॉग बोलते हैं, भूल तो नहीं गए हमें वही मजाक कर रहा था। तो चलिए, अब जो हम सेशन करने वाले हैं वो बहुत जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस इस टेस्ट में देखने को मुझे मिल रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि यही टेस्ट में आने वाला है। किस टेस्ट में? आपके नीट एग्जाम में यही आने वाला है। तो हम लोगों को सिर्फ आंसर नहीं निकालना है, यहाँ पर आंसर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें एनालिसिस करना है, हर एक ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखना है कि यही क्यों है, बाकी क्यों नहीं है। हर एक फॉर्मूले को रिवाइज करना है, हर एक कंसेप्ट को रिवाइज करना है, जिससे आप बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन गेन कर सके। सिर्फ ये नहीं हो कि हाँ क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया, आंसर निकाल दिया, बस नहीं। फॉर्मेलिटी नहीं करना है, एक एक चीज को आराम से समझना है। तो मैं 24 से शुरू कर रहा हूं। आपका नीट FST पेपर 35 पेपर, और एक एक सवाल को बहुत बारीकी से करेंगे। तो शुरू करता हूं 24 क्वेश्चन से। ये रहा आपके सामने, एनर्जी लेवल ABC आपको दिया हुआ है, ठीक है।
सर्टेन आइटम, कोई आइटम है करस्पॉन्डिंग टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ठीक है, मैं बहुत बारीकी लेवल से शुरू करूंगा बच्चा, मेरा मतलब ये नहीं कि मुझे सिर्फ आंसर निकालना है। यहां पर एक एक पार्ट को ध्यान से देखो। ये रहा, अब क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। ये लेवल्स दिए हुए हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी लेवल है, और कह रहा है एनर्जी इंक्रीज लेवल है। इंक्रीज का मतलब क्या है कि आप जब बॉटम से टॉप जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, दैट इज ई इज इंक्रीजिंग, है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब सवाल ये कह रहा है कि अब आपको बोर्स का पोस्टुलेट याद होगा, बोर्स के फर्स्ट पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता था कि कोई भी, अगर बोर्स के पोस्टुलेट्स याद होंगे, एक एक पार्ट को ध्यान से देखते हैं। बोर्स का पोस्टुलेट क्या कहता था, ये ऑर्बिट्स था ना, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से डेक्साइड करता है तो वो एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन के पास एनर्जी क्या थी, h इंटू म्यू। तो जाहिर सी बात है आप लोअर से बॉटम जा रहे हो, एनर्जी राइज कर रही है, और ऑब्वियस सी बात है दिया हुआ है EC इज ग्रेटर देन EB इज ग्रेटर देन EA। तो अगर मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉन इस लेवल से डेक्साइड करके यहां आए, चाहे वो डायरेक्ट यहां चला जाए, चाहे यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, तो इन ईच एंड एवरी केसेस आपका एक फोटोन का रेडिएशन निकलेगा। अब जाहिर सी बात है क्या क्या रेडिएशन निकलेगा, देखो ध्यान से। कह रहा है जब सी से बी जाएंगे आप, जब सी से बी जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, रेडिएशन का वेवलेंथ क्या मिलेगा, λ1। ओके, जब आप सी से ए जाएंगे तो आपको λ3 मिलेगा, यही है ना, क्यों भाव, ठीक, बिल्कुल। और अगर आप बी से ए जाएंगे, बी से ए जाएंगे तो आपको मिलेगा λ2। और आपको देखने में क्या ऐसा लग रहा है कि λ3 इज इक्वल टू λ प्लस λ2। आपको सिंपल लगेगा ये जो हाइट है ये इसके, देखो ये हाइट नहीं है, ध्यान रखना, इट्स अ साइन ऑफ एनर्जी। एनर्जी डेक्साइड, इलेक्ट्रॉन का साइन, इलेक्ट्रॉन नीचे हायर ऑर्बिट से नीचे ऑर्बिट पे आ रहा है। और लोग जल्दबाजी में पता क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये λ3 इक्वल टू λ1 प्लस λ2 दोनों को ऐड कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन यही है आपका, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आएगा तो एक एनर्जी निकलेगी, उसका एनर्जी का हम लोग क्या कहते थे, एनर्जी ऑफ फोटोन, लाइट, कुछ भी कह सकते हो, EM वेव निकलेगा जिसकी वेवलेंथ दे रखी है। अब रिलेशन कैसे लिखे यार, बहुत सिंपल है। अब सिंपल कैसे है, नोटिस करो, ये ए बी सी है, क्या मैं, ये हायर ऑर्बिट है, EC माइनस EA बराबर क्या लिख सकता हूं, EC माइनस EB प्लस EB माइनस EA लिख सकता हूं। जाहिर से बात है, ऐसा क्यों लिखा, देखो ध्यान से। अगर मुझे वेवलेंथ λ1 चाहिए तो कैसे निकालूंगा, तो जाहिर से बात है यहां पर का डेल्टा जो होगा, डेल्टा E क्या होगा, डेल्टा EC माइनस EB बराबर SC बाई λ1, क्या लिख सकता हूं इस तरह से। फिर यहां का पता करना होगा तो वेवलेंथ इस तरीके से मुझे लिखने के लिए बस सिंपल सा E बराबर डेल्टा E बराबर HB बाई लैम्डा SC HB, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो मेरे को ये लिखना है तो मैंने ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो ध्यान से इस पार्ट को, EC माइनस EA, अब बताओ EC माइनस EB कितना हो गया, SC बाई λ1। अब इसी तरीके से B से A जाओगे तो यहां पर क्या मिल रहा है, λ2, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, SC बाई λ2, और EC माइनस EA की जगह पर क्या लिख सकते हो, SC बाई λ3। सो देयरफॉर λ3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, λ1 इंटू λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट ऑफ वेवलेंथ, कैसे रिलेट करना है। और आपने ऐसा सोचा कैसे, यही क्यों लिखा, कुछ और कैसे सोच सकते थे। ऑब्वियस सी बात है, तुमको पता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये इसके बराबर होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा लाइक EB माइनस EA, look at this, EB minus EA, this is nothing but SC by λ2। और अगर किसी ने पूछा AC minus EA तो फिर आप ये भी लिख सकते हो। थोड़ा लॉजिक सोचिए, मुझे रिलेट करना है, तो जाहिर सी बात है ये पार्ट आपको करना पड़ेगा। इतना स्मार्टली आपको एग्जाम में सोचना पड़ेगा। और ये कैसे स्मार्टली सोचेंगे, while just doing a lots of problems, while just doing a lots of given examination, जब आप बहुत सारे एग्जाम देंगे, बहुत सारे टेस्ट करेंगे, तब जाके आपको ये चीजें होंगी, समझ में आएंगी। एंड आई होप फर्स्ट क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा सभी लोगों को। आंसर बाकी चेक कर लीजिएगा, मैं आंसर पे विश्वास नहीं करता, कंसेप्ट पे करता हूँ, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 25, आई थिंक ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कैसे जबरदस्त है, ध्यान से देखना।
कह रहा था इफ द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 V2 इन द गिवन सर्किट, मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि जिससे वो जो बिगनर्स है या थोड़े जो नोविस है वो इस चीज को आराम से समझ सके एक एक कंसेप्ट को। ध्यान से देखना बच्चा। ये मेरा LCR सर्किट है, ये मेरा वोल्ट मीटर है V1, ये मेरा V2 है और ये मेरा क्या है V3 है। ये क्या था L, C और R, ठीक है ना। ये मेरा V है। अब V कितना दे रखा है 220 50 हर्ट्ज, ये दिख रहा है यहां पर। अब देखो ध्यान से, और यहां पर क्या बोल रहा है कितनी रीडिंग कर। अच्छा ये कौन सा वोल्टेज, ये व्हाट टाइप ऑफ वोल्टेज इट इज, दिस इज और RMS वोल्टेज। ध्यान रखना AC में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो वोल्टेज दे तो समझ बिना सोचे समझे दिस इज RMS, अगर कुछ नहीं मेंशन कर रहा है तो ये आपका RMS वोल्टेज। देखो ध्यान से, द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 और V2 क्या रीड कर रहा है कि यहां पर भी कितना है 100 वोल्ट है और यहां पर भी कितना वोल्ट कर रहा है 100 वोल्ट है। और आपकी लॉजिक क्या सोचेगा कि 220, ये देखो ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, आपको लगेगा 20 होगा, जो कि इनकरेक्ट। देखो ये DC नहीं, ये AC है। यहां पर फेजर डायग्राम चलता है, अगर आपको फेजर डायग्राम याद हो, यहां डायरेक्ट सिंपली ऐड मत कर देना बच्चा। पता है कुछ लोग क्या करेंगे, मैं बता रहा हूं, कुछ लोग क्या करेंगे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हाँक देंगे, कहेंगे 20 आंसर होगा। ये 220, ये 100, ये कितना था 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, तो ऑब्वियस सी बात ये 20 हो जाएगा, जो कि गलत है। ध्यान रखना इस बात को। फेजर डायग्राम अगर आपको याद हो तो यहां VR होता था सेम फेज पे, अगर ये आपको याद होना चाहिए, आपको ये VL था और ये VC था, है ना। तो अब याद करो V कैसे लिखते थे, VR J VL माइनस VC, इस तरीके से याद था। और V निकालने का फॉर्मूला क्या था, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज लाइक दिस वन। देखो ध्यान से, ये आपका VR हो गया, ये VL माइनस VC री रिजल्टेंट वोल्टेज है, जैसे लाइक वेक्टर की तरीके से आप करते थे। ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फेजर में ड्रॉ करते हैं। और ऐसा इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा कोई मतलब नहीं बनता, आप 100 प्लस। अब देखो ध्यान से, यहां पर नेट वोल्टेज ये है, ये VR है, ये VR है, VL VC सब दिया हुआ आपको। इन दोनों का VL बराबर VC बराबर दे रखा है 100 वोल्ट, तो V बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट VR स्क्वायर 100 माइनस 100 का होल स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है V बराबर क्या हो जाएगा VR, तो V कितना दे रखा था आपको नेट वोल्टेज, दैट इज 220 वोल्ट। तो ये तुम्हारा कौन सा केस हो गया, रेजोनेंस कंडीशन हो गया। हाई करंट मैक्सिमम करंट लेने के लिए यहीं से ट्यूनिंग फॉग रेडियो यहीं पे काम करता है, चैनल 92.1 FM। हम जो वहां पर आपको अगर हल्का सा याद हो, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोगों ने, है ना। इसको हम लोग आप बचपन में देखे होंगे कि कुछ लोग ऐसे नॉब हिलाते थे तो C की वैल्यू चेंज होती, तो यहाँ पर हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज करते थे। रेजोनेंस का मतलब ये कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हमारे साथ आ रही है, हम वो सेट फ्रीक्वेंसी करेंगे जो उसके साथ ओवरलैप कर जाए, तो वही फ्रीक्वेंसी की चीजें हमें सुनाई दे। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। सो जितना आपने इनपुट वोल्टेज यहाँ दिया है 220, वो VR के पास जाएगा। आपको ये सारी कैसे हो रहा है, दिस इज कॉल्ड AC आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ब्यूटीफुल चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर है। तो ये इसकी RMS वैल्यू क्या आ गई, दिस इज RMS वैल्यू 220 वोल्ट आ गई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे, ये रहा। तो कह रहा है कि रीडिंग क्या करंट, तो करंट ऑब्वियस सी बात है, ये सीरीज में तो सभी में करंट सेम होगा कि नहीं होगा। तो एक बात समझ में आ गया हमें कि V3 क्या मेजर करेगा, 220, या तो थर्ड आंसर होगा तो फोर्थ होगा। अब हमें ये बताओ करंट कैसे निकालेंगे। करंट का तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, क्या, I बराबर V बाई R। सो VR कितना था 220 और R कितना था, आई थिंक R इज 100 ओम दे रखा है आपको यहां पर, तो ये आपको क्या देगा 2.2, दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। एंड आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैंने बाल कटवा लिए, इस वजह से मैं बाल पे हाथ नहीं लगा पा रहा हूं। सो दिस इज द फॉलोइंग, हाउ टू कैसे करना है ये चीज को। एंड आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा कैसे। पहले मैंने सर्किट ड्रॉ किया, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। फेजर डायग्राम की मदद से आपको वोल्टेज पता चलेगा रेजिस्टेंस के क्रॉस, फिर आप करंट निकालोगे। दे आर ऑल इन सीरीज। ऑब्वियसली बात है करंट हर जगह सेम होगा,
चाहे मैं आर की तरफ पता करूं, चाहे एल की तरफ पता करूं, चाहे मैं वीसी की तरफ पता करूं। तो मुझे रेजिस्टेंस दिया हुआ था 100 ओम, इसकी मदद से मैंने पता कर लिया। एंड आई होप कि सबको समझ में अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अ स्फीयर हैज अ बल्क मॉडुलस। ठीक है, ये रहा आप उनके पास एक स्फीयर, ये रहा आप उनके पास रेडियस, और इसका क्या कह रहा है, बल्क मॉडुलस बी है। ठीक है, इट इज अ प्लेस इनसाइड अ प्रेशर चैम्बर। ठीक है, वेयर प्रेशर कॉन्स्टेंट इज बी। तो इसको अपन लोगों ने एक प्रेशर चैम्बर में रखा है, और उस चैम्बर के अंदर जो प्रेशर है दैट्स रिमेन कांस्टेंट। पी क्या आपके पास कांस्टेंट है, बी इज बल्क मॉडुलस। द फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन द डायमीटर कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, देखो फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट, सबसे पहले बल्क मॉडुलस डिफाइन कैसे था अगर आपको याद हो, बी बराबर नथिंग बट पी अपॉन डेल्टा बी बाई बी। क्या ये लिख सकते हैं इस तरह से? ये आपको पता है कि नहीं पता? ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दिस इज योर बल्क मॉडुलस डेफिनेशन, कैसे लिखाया जाता है। सेकंड, मेरे को फ्रैक्शनल वॉल्यूम लिखना है, डायमीटर, सॉरी। अब देखो डायमीटर निकालना है, डेल्टा डी अपॉन डी या फिर डेल्टा आर अपॉन आर। ये भी लिख सकते हो भाई, जितना चेंज रेडियस में होगा डायमीटर में आएगा, बस 2 का कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन तो डिफरेंस है। अब नोटिस करो सर, ये कैसे हम रिलेट करें, क्योंकि डेल्टा v बाई v को खत्म करना है और डेल्टा d बाई d को लाना, क्योंकि उसने क्या बोला, फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन डायमीटर पूछा है। डिक्रीमेंट क्यों करेगा? ऑब्वियस सी बात, साइन क्या यहां पर होता है, माइनस। अब ध्यान नोटिस करने वाली बात ये है कि डेल्टा v अपॉन v किससा होगा? सर कुछ नहीं, v का बेसिक फॉर्मूला क्या है स्फीयर के लिए, 4/3 पाई आर क्यूब, और 3 चेंज आएगा फाइनल, तो कितना आएगा 3 डेल्टा आर बाई आर कहो, चाहे 3 डेल्टा डी बाई डी कहो। बोलो भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? भाई जो रेडियस में चेंज है वो यही इसमें चेंज है, तो अपन ने इसको ये साइड में इस तरह से लिख दिया ना। अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू की जगह पे क्या लिखोगे आप, b बराबर p अपॉन माइनस डेल्टा b बाई 3 डेल्टा d अपॉन स्मॉल d। तो डेल्टा d अपॉन स्मॉल d कितना आ जाएगा, p अपॉन 3b। सो दिस इज द रिजल्ट। अब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड इज द करेक्ट। एंड आई होप कि एक स्टेप को मैंने अच्छे से समझाया। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा, कर दूंगा, कोई मतलब नहीं बनता। तो यू हैव टू रिलेट ईच एंड एवरीथिंग। रेडियस के टर्म में पूछेगा तो यही आंसर सेम आएगा, चाहे डायमीटर पूछे तो भी आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट? बहुत प्यारा सवाल। लॉजिक गेट तो इसमें फेवरेट, अभी सभी का फेवरेट ही हुआ। कैसे आउटपुट निकालेंगे? व्हाट अबाउट दिस गेट? दिस इज योर ऑर गेट, दिस इज योर ऑर गेट। पहले गेट लिख लिया करो, एंड गेट। और गेट के लिए आउटपुट का रिजल्ट क्या होता था, a प्लस बी, और एंड गेट के लिए सिंपली मल्टीप्लाई। जब भी और सुनाई दे तो ऐड करना है, और एंड सुनाई दे तो मल्टीप्लाई करना है। बस इतना समझ में आया? पहले मैंने गेट लिखा, और एंड। अब जाहिर सी बात ये a और b है इनपुट, तो यहां पर क्या आएगा, a प्लस b, बिकॉज दिस इज और गेट के लिए मैंने ये बताया था। यहां पर भी कितना आएगा, a प्लस c। अब थोड़ा ठहर जाना, ठहर क्या जाना, इसका नया नाम दे दो, p दे दो, इसको q दे दो। भाई थोड़ा देख के डर लग रहा होगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, p डॉट q। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मेरा इनपुट एक p है, एक q है, और ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। सो ऑब्वियसली हम p डॉट q लिख सकते हैं। व्हाट अबाउट p? p कितना दे रखा है, a प्लस b और a प्लस c। क्या हम ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये रिजल्ट हुआ तुम्हारा, बट इसका रिजल्ट किसी से मैच कर रहा है? नहीं, इससे नहीं कर रहा है, क्योंकि a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी है। ये तो थर्ड तो होगा नहीं। अब मैं इसको मिनिमाइज करूंगा, सेकंड होगा नहीं, क्योंकि भाई a प्लस बी प्लस सी है, मल्टीप्लाई में दिख नहीं रहा है। अब कुछ ना कुछ करके फर्स्ट या फोर्थ में कुछ ना कुछ होगा। कैसे करेंगे? देखो यहां से पहले और लगा लिया। अब बोले एक्सप्रेशन देखो, अब ये a से a मल्टीप्लाई होगा, सिंपल मल्टीप्लाई जो बचपन में करते थे, a डॉट सी, फिर b डॉट a डॉट b, लास्ट b डॉट सी। आपको पता a डॉट a क्या देगा, a ही देगा, a प्लस बी और b प्लस सी। ये क्या देगा आपको? सर ये तो आप ही बताओ क्या देगा। आप a कॉमन कर सकते हो, 1 प्लस सी क्या होता है, 1 ही होता है, a इंटू 1, दैट इज सिंपली a। अब देखो a प्लस बी प्लस बी सी। अब ये क्या देगा आपको, a प्लस ए बी, सेम चीज जो वहां पर दिया था। a की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 प्लस बी, और फिर क्या दे देगा आपको a, बिकॉज दिस इज 1 इंटू a 1, सो a प्लस बी सी। एंड आई थिंक दिस वन इज द फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल इसलिए होगा क्योंकि लास्ट में बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप कर नहीं सकते। और बहुत बेहतरीन पेपर न्यू लाइट का यार, बहुत बेहतरीन पेपर न्यू लाइट का। एनीवन कैन डू,
कोई भी नीट निकाल सकता है विद द हेल्प ऑफ ओनली न्यू लाइट टेस्ट सीरीज। यू जस्ट फोकस ऑन द टेस्ट सीरीज। आप 1-2 टेस्ट सीरीज ले लो, जमे रहो, लगे रहो, एनालिसिस करो, थोड़ी सी मेहनत करो, सच में कामयाबी हाथ में मिलेगी बाबा। और जिंदगी में सबसे खूबसूरत वक्त और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तब होता है जब सामने अलॉटमेंट लेटर आता है। मैं चाहता हूं कि ये साल आपकी नींद उड़ जाए। और नींद कैसे उड़े? खुशी से नींद भी नहीं आती, ये बात आपको पता होना चाहिए। शायद आपने इस चीज का एक्सपीरियंस किया हो कि ना किया हो, बट जब भी आप इस एग्जाम को क्रैक करेंगे और जब फाइनली आप रिजल्ट लाएंगे कि हाँ आप सेलेक्ट हुए हैं, यू गो विद द बेस्ट कॉलेज ऑफ ऑल इंडिया, जो भी स्टूडेंट इस तरह से करेगा उसको सच में खुशी से नींद नहीं आती है। माँ बाप के आंसू निकलते हैं, वो भी बहुत खुशी के आंसू होते हैं, आप सोच नहीं सकते। रुलाइए माँ बाप को, बिल्कुल रुलाइए माँ बाप को, मगर खुशी के आंसू रुलाइए। और जिंदगी में जिन व्यक्ति ने, जो मेरे माँ बाप ने इतना कुछ किया है, तो यार इतना तो उनके लिए बनता है यार। लग कर ताकत लगा के देखो, फरवरी मार्च अप्रैल जम के ताकत लगाओ, पूरी शिद्दत से ताकत लगाओ, मौत नहीं आएगी, परेशान ना हो, पढ़ने से मौत नहीं आती है। लगा कर देखो, पूरी हिम्मत लगा के देखो, मुकद्दर बदल जाता है बच्चा। और इस दुनिया में कोई तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, नो वन एक्सेप्ट यू। और हर एक चीज के रीजन सिर्फ आप ही हैं। आपके हाथ में आपका मुकद्दर है, आप चाहे इसको बदले, चाहे बर्बाद करें, चाहे जमीन से आसमान तक पहुंचा सकते हैं। और इसके सिर्फ एक रास्ता है, यू हैव टू नीड वर्क हार्डर एंड हार्डर, जितना आप कर सके। चलिए, मैं बहुत भावुक हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके सामने। ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। सर ऐसा क्यों बोला कि ये फेवरेट क्वेश्चन? मैं बताता हूं क्यों। जब भी क्वेश्चन ऐसा बनता है, दैट इज डिफिकल्ट वन बाय, बिकॉज जब कभी लेंस को सिल्वर करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना, अगर कोई लेंस है, लेट्स सपोज कॉन्वेक्स लेंस है ना, दिस इज रेडियस R1, और ये अपने कॉपी में लिख लो, बहुत सारे पास फॉर्मूला नहीं होगा, और जिनके पास इज वेल गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर किसी लेंस में आप एक पार्ट सिल्वर करते हैं, एक पार्ट सिल्वरिंग करते हैं, तो ये इक्विवेलेंट कैसा ट्रीट होगा? एज अ मिरर, एज अ मिरर ट्रीट होने लगेगा। लाइक पूरा का पूरा मिरर जैसा बन जाएगा, या तो कनकेव, या तो कॉन्वेक्स, या तो प्लेन मिरर, मिरर ही बनेगा, ध्यान रखिएगा। ये फंडामेंटल आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि इसका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा सर? पर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ मिरर कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, मजा आ जाएगा। 1/f लिख लो, मैं आपको बता दे रहा हूं। आपके पास μ2 अपॉन μ1, 2 लिखना मत भूलना, अपॉन, ध्यान रखना इस बात को। पहले आप इसको लिखो ऐसे, पहले आप ऐसे लिख लो तब समझ में आएगा। μ2 माइनस, पहले ऐसे करना, पहले आप एक ऐसे लिखना, 2 ब्रैकेट μ2 अपॉन μ1। μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इनसाइड लेंस एंड दैट्स आउटसाइड व्हाट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 2 μ2 अपॉन μ1, 2 μ2 अपॉन -1 लिखना भूलना मत, ध्यान से। यहां पर आप थोड़ा ऐसे लिखो, पहले से सीखो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब ये जो R2 है पहले आएगा और ये 1 बाद में जाएगा। बस ये फॉर्मूला आपको इक्विवेलेंट फॉर्मूला याद रखना है, बस, और कुछ नहीं। प्लीज इस फॉर्मूले को मत भूलिएगा। अगर किसी के पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर किसी भी सिल्वरिंग पे हम कोई भी लेंस है उसके ऊपर हम सिल्वरिंग करते हैं, लाइक सपोज सिल्वर किया, कनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स होता है, प्लानो कॉन्वेक्स, कोई भी लेंस हो, एक बार सिल्वर किया, ट्रीट लाइक अ मिरर। ये कैसा ट्रीट होगा? मिरर, या तो कॉन्केव या कॉन्वेक्स या प्लान मिरर बनेगा। और उस मिरर का फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? इस तरीके से निकालोगे। और मान लो ऑब्जेक्ट तुमको ये यू यहां दे देगा, सपोज करो ये यू यहां दे दिया, इमेज कहीं यहां बनी, मान लेते हैं रैंडमली, तब आप ऐसे निकालोगे 1/v/1/u। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस कॉम्बिनेशन विद मिरर, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ v। ये सवाल आ सकता है। एंड दीज टू फॉर्मुलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े से बड़ा सवाल ध्वस्त हो जाएगा बच्चा, तुम करके देखो तो कैसे मैं दिखाता हूं, मजा आ जाएगा आपको। ये समझ में आया? अब देखो सवाल क्या कह रहा है। अ प्लेन फेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो ये आपको पहले बनाना चाहिए कि है क्या ये। दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, लुक एट दिस, है ना। इस सिल्वर्ड, मैंने सिल्वर कर दिया प्लेन साइड को। इफ म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, R, इसका इन्फिनिटी हुआ, ये बात पता ही नहीं पता, बिकॉज दिस इज प्लेन एंड दैट इज योर R1 एंड दिस इज योर R2।
है कि नहीं, एंड आर इज द रेडियस कर्वेचर ऑफ कर्व सरफेस, देन द सिस्टम विल बिहेव लाइक अ कनकेव मिरर, ठीक है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पूरा का पूरा ये जो बड़ा खतरनाक सा चांद सा टुकड़ा जो है हमारा, वो ट्रीट होगा लाइक अ कनकेव मिरर इस तरह से। और अपन भाई साहब ने इसका रेडियस पूछ लिया है, पहले फोकल लेंथ पता कर लूं तो रेडियस ऑब्वियस सी बात है पता कर सकता हूं, ठीक है। तो अब एफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, अगर बता सकते हो आप लोग, देखो ध्यान से। फॉर्मूला क्या लिखवाया था, ये था, कहां गयो, पीछे भाग गयो को। अब देखो यहां R2 था, R2 कितना है यहां पर, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट रखो यहां पर, सो 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है बच्चा, सिंपल सा बता बाबू, इट्स 0। अब जाहिर सी बात है, और R1 तो एफ इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चा, कहां गयो रे, 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज नथिंग बट 2 माइनस mu2 माइनस mu1 अपॉन R1 इज व्हाट, दिस इज R1 इज व्हाट, कहां गया, हाँ तो ये लिखा मैंने 2 माइनस करना भूल mu2 अपॉन mu1 माइनस 1 अपॉन ये R1 की वैल्यू कितनी R है, और आपको पता है सराउंडिंग में एयर माना जाता है अगर कुछ नहीं कह रहा है, तो ये आपका आया फोकल लेंथ, दिस इज योर फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। अब इसी में तुमको u दे देगा, v निकालना, बाकी मिरर फॉर्मूला तुमको पता है, मैंने बता दी था 1 अपॉन f इक्वल टू 1 बाई v प्लस 1 बाई u। अब एक बात समझो, फोकल लेंथ निकाल दिया मैंने इसका, अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाला, अरे भाई क्या पूछ लिया सर आपने, सो f इक्वल टू r डैश बाई 2। तो यहां पर मैंने लिखा माइनस, सॉरी इसके जगह पे क्या लिखोगे, हाँ तो आएगा भाई साहब R इक्विवेलेंट बाई 2, 2 पर जाएगा तो 2 अपॉन R इक्विवेलेंट, तो 2 से 2 कैंसिल, सो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 1 बाई R। दिस इज योर रिजल्ट। क्या सवाल है यार, दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। माइनस साइन इंडिकेट दैट this mirror is a concave mirror, that's why just putting this minus sign. Ignore this minus sign because there's no sign of minus in the given option, so just need to write the magnitude of this one. तो कैसा लगा बच्चा, आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी, एंड मोस्टली लोगों को बेनिफिट जरूर देगी। ये कहाँ गया, ये बहुत लोगों को बेनिफिट देगी। सो वेन एवर द क्वेश्चंस केम लाइक दिस वन, कभी भी सवाल कम्स लाइक दिस वन कि one part of this lens becomes silvered, then how we'll calculate the distance of image, first find the focal length, because this whole system behave like as a mirror. First find the focal length, the focal length formula you should have to remember this one anyhow, कैसे भी करके याद करो, नहीं तो टैटू बनवा लो सर के ऊपर, फिर याद रहेगा। Now while finding the value of f equivalent, after finding the value of equivalent, just put the value of this one here. So whatever the u has given, the question will come like find y f equivalent or find the value of v. Just put the value of equivalent u according to the sign and get the value of v. And I hope यहां तक सबको समझ में आया होगा अच्छे से, पक्का कोई दिक्कत ना। चलो नेक्स्ट, असर्शन क्या दे रखा, इन वाई डी एस सी I1 9 I0 ये, और ये देखो ओ मा गो टू रूल ऑफ आई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत प्यारा फॉर्मूला है, सिर्फ YDSC नहीं हर जगह काम आएगा, ये आप लिख सकते हो। और आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या है, अब बच्चा ये आप देखो यार, अब इस टाइम पे तुम्हें ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं याद है तो खराब बात है ना, आपको करना ही पड़ेगा। I1 दे रखा है, I2 दे रखा है, और मैं आपके लिए एकदम एक एक चीज डिटेल में बताऊं कि आपको मजा आ जाए एकदम, है ना। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ हियर, दिस इज रूट 9 I0 बिकम 3 I0, रूट 4 I0 बिकम 2 I0, 5 तो कितना आ जाएगा 25 I0। व्हाट अबाउट दिस 9 इज बिकम 3 में से 2 गया 4 गया 2, एंड 9 माइनस 4 3 माइनस 2 बिकम 1। तो मैक्स ये आएगा और मिनिमम ये आएगा, सो कैंसिल दिस I0 I0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, दैट्स फर्स्ट इज करेक्ट बिकॉज 25 इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। व्हाट अबाउट साइड, रीजन कह रहा है कि ऐसा होने के लिए रीजन ये होना चाहिए, नहीं ये सही था बट अगर ये 1/2 ना होता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको प्रूफ करने के लिए पहले ही ये चीज यूज कर ली है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा असर्शन सही है, मेरा असर्शन सही है, रीजन गलत है। बिकॉज अगर आप 1/2 ना इतना बहुत अच्छा लगता, बट ये करके आपने गलत किया, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। नाउ गोज विद द क्वेश्चन नंबर 30। ओ मा गुड चुरुल, बड़ा प्यारा सवाल है ट्रांसफार्मर के ऊपर। देखो ट्रांसफार्मर कैसे बनाते हैं, बना मत देना घर में, फटफट जाएगा।
तो ये एक हमारा कॉइलिंग होता है। अभी आप कभी इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बनवाया जाता है, बड़ा सस्ता सा प्यारा सा, ये वाइंडिंग की जाती है इस तरीके से। द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड प्राइमरी, द सेकेंड वन साइड इट इज secondary. Okay, now look at this. A transformer is used to light a bulb 100 watt. ये बल्ब है और कितना पावर है इसका 100 वाट और वोल्टेज कितना है, ठीक है ना, ये दे रखा है। और फ्रॉम 220 मेन, ये मेन लाइन होता है जहां से प्राइमरी आप प्रोवाइड करते हो, 220 वाट, ठीक है। एंड मेन करंट भी दे रखा है, इसमें करंट कितना है 0.5 एम्पियर। एफिशिएंसी पूछा है। एफिशिएंसी का मतलब है कि जितना आपने इनपुट पावर दिया है, इनपुट पावर, और ये आपका क्या है आउटपुट पावर, है ना, कि इनपुट एफिशिएंसी कभी भी निकालना हो तो लिखना पी आउटपुट, जो आप दे रहे हो निकल के आ रहा है, और जो आप इन कर रहे हो उसमें कितना। दिस इज हाउ टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द एनी ऑफ द ट्रांसफार्मर, और किसी भी मैकेनिकल सिस्टम या किसी भी सिस्टम को, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एफिशिएंसी आप इस तरह से निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर। ओके, अब नाउ लुक एट दिस पी, पावर का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज इनटू करंट। ये बेसिक फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। व्हाट इज द वोल्टेज 220 एंड व्हाट इज द करंट 0.5। दिस इज योर इनपुट वोल्टेज। व्हाट अबाउट आउटपुट 110, सॉरी ऑलरेडी 100 है ही वहां पर, सो देयर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग। अब देखो पी आउटपुट कितना था 220 इंटू 0.5, सॉरी आउटपुट कितना था, आउटपुट ये था, आई एम सो सॉरी, आउटपुट इज 100 एंड इनपुट इज 220, 0.5 इंटू 100। ओके, नाउ जस्ट डू समथिंग, यहां कुछ करना पड़ेगा आपको, 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10, सो इसको सॉल्व करोगे अप्रॉक्सीमेटली 19.9 समथिंग अप्रॉक्स परसेंटेज आएगा आपका। आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि इसे रॉकेट साइंस तो बिल्कुल नहीं है, आप आराम से एफिशिएंसी कर सकते हो। यस यस यस, दैट इज द सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल आराम से, दैट इज करेक्ट, ठीक है। 1000 डिवाइडेड बाई 10,000 डिवाइडेड बाई, ठीक ठीक ठीक, परफेक्ट परफेक्ट, 19.99 समथिंग परसेंट। ओके, हम 90 ले सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। कैसा लगा, मजा आया? सो राइट, इंडल्ज इन दिस बॉक्स। कभी भी कुछ कंसेप्ट लगे छूट रहा है, नहीं पढ़ा, देखा नहीं था, तो उसको लिख लो। कभी भी ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी निकालना है, आउटपुट पावर कितना मिला, मैंने इनपुट कितने दिया, आउटपुट एफिशिएंसी कितनी, 100% कब होती है, इतना इनपुट दिया तो आउटपुट दे दिया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कार्नोट साइकिल में पढ़ा होगा आपने एफिशिएंसी, वो तरीका थोड़ा सा अलग है, हीट एनर्जी टर्म में ही टर्म है। इन द गिवन सर्किट, इन द गिवन सर्किट, हमारे फैकल्टी ऐसे बोला करते थे, द वोल्टेज ड्रॉप फॉर द डायोड, इस वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है 0.5 एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस इज अ साइन ऑफ पी, तो ऑब्वियस सी बात हायर टर्मिनल, दिस इज लोअर टर्मिनल। इस तरह से आप बना सकते हो, घबराना नहीं। कभी भी सर्किट ऐसा दिया हो, पहले इक्विवेलेंट सर्किट्स को बना लो बैटरी टर्म में, जिससे आपके लिए आसानी हो जाए। इस तरीके से 8 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 2.2 किलो। नाउ दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। द करंट विल बी, ओके, कैन वी अप्लाई KVL? यस, आप लोअर साइड जा रहे हो, आई 8 माइनस 0.5 अपॉन 2.2, 7.5 अपॉन 2.2, 3 पॉइंट समथिंग आ गया, क्योंकि 66, हाँ, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सच रॉकेट साइंस नहीं था, आप आराम से कर सकते थे। क्लियर हुआ? मजा आ रहा नहीं आ रहा? एक एक मैं लाइन को, स्टेप को समझा रहा हूं कि आपको कोई गलती ना हो। ओके, नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। बड़ा खतरनाक सवाल है। अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन विद स्पीड इतना। अब इसको करने में मजा आएगा। कैसे? देखो ध्यान से। जिन लोगों ने किया हो अच्छी बात है, बट जिन्होंने नहीं किया है, अब इसको ध्यान से मेरे मोहब्बत में देख ले। अब ये जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये अपन ने बनाया एक्स एक्सिस, बाद में हमें वाई एक्सिस का भी काम पड़ेगा। ये रहा वाई एक्सिस। इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी कितनी है? जितना पार्टिकल मूविंग along the x direction with speed 2v, ठीक है, hits another particle of mass 2 moving along y direction, ठीक है।
ये 2m है और ये जा रहा है y एक्सिस के लॉन्ग, ये डायरेक्शन, ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। फिर क्या कह रहा है, इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब क्या होता है बाबू, आफ्टर कोलिजन क्या होता है, सिस्टम मूव टुगेदर, और तो एनर्जी का लॉस होगा भी, है ना। मान लो ये मास m1 है और एक एफएसटी में सवाल आया भी था, और ये इसके बीच में इनइलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। ठीक भाई, मान लीजिए इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक के साथ क्या है कि दोनों कोलिजन के बाद साथ में जाएंगे, और साथ में जाने से यहां पर सम शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी का लॉस होता है, और एनर्जी का लॉस होगा, दैट्स मींस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो आप लगा सकते हो क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है, और यहां मान के चले सरफेस स्मूथ है, बट मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, नॉट कंजर्व। व्हाई बिकॉज it will lose some sort of heat energy or sound energy, while because of change in kinetic energy plus potential energy ये आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये कभी सवाल पूछा भी गया है, because some sort of energy loss होगा, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है, लॉस नहीं होना चाहिए, बट लॉस है ना। तभी तो पूछा ना, परसेंटेज लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, तो जाहिर सी बात यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा, बट हाँ मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, ठीक है ना। कहाँ गए हो, अब क्या रहा, कितना एनर्जी का लॉस, परसेंटेज लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। लॉस कैसे निकालेंगे, देखो परसेंटेज लॉस कोई कभी बोलेगा तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये आप पहले अपने नोट्स पे लिख लो। पहले तो फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने पहले फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। इस तरह से लिखा, ये इनिशियल पिक्चर है, देखो ध्यान से, दिस इज योर इनिशियल पिक्चर, इनिशियल। तो अब इनिशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, ओनली काइनेटिक एनर्जी ओवर देयर हाफ m 2v का होल स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू v का स्क्वायर, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 4, तो ये 2mv स्क्वायर, ये mv स्क्वायर, कितना आ गया बच्चा 3mv स्क्वायर। दिस इज योर इनिशियल एनर्जी, ठीक है। फाइनल पता चल जाए, कैसे निकालेंगे फाइनल। अब ये कह रहा है कि कंबाइंड जा रहा है, कंबाइंड जा रहा है मतलब अब जो मास 2m और m था, अब ये मास कितना मान सकते हैं 3m, और ये 3m का वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं, कुछ v आएगा। अब आपको पता है कि p इनिशियल बराबर p फाइनल, बिकॉज हम इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इलास्टिक को कंजर्वेशन मोमेंटम लगा सकते हैं इस तरह से। तो मोमेंटम इज कंजर्व बट मैकेनिकल एनर्जी नॉट कंजर्व, ध्यान रखना इस बात को, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहेगा। इनिशियल मोमेंटम कितना है I क्या, बिकॉज दिस इज एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो मैं इसको I लिख दूं, इसको J लिख दो। व्हाट अबाउट दिस 2m v j क्या, व्हाट अबाउट दिस 3m v बार, सो m से m कैंसिल, सो v बार कितना आ गया 2/3 बाहर किया, v I प्लस j, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ क्या, लाइक दिस वन। तो ये वेलोसिटी आई है 3 मास पार्टिकल की इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म 2v। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आ जाएगा 2/3 √3v, ये रहा इसका मैग्नीट्यूड। अभी कैसे लिखा, बिकॉज √1² + 1 बिकम 2, तो इसमें यार थोड़ा सोचना था ध्यान से। और ई फाइनल कैसे निकालोगे, हाफ मास 3m था और वेलोसिटी कितनी आई थी ये, तो 2 √2v/3 का होल स्क्वायर। नाउ सॉल्व दिस वन, 3m/2 4 × 2 v²/9, सो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा आपका 4mv²/3, दैट इज योर फाइनल। सो लुक एट दिस, कितना प्यारा लग रहा है देखने में, मजा आ गया यार, क्या बात है। सो ये इनिशियल पिक्चर था, ये फाइनल पिक्चर है। आप देख लो ना क्या क्या बॉक्सेस, देखो सिर्फ बॉक्सेस देखो, इतने कंसेप्ट आपको एक साथ लगाने हैं, तब जाके आंसर आएगा। अब लॉस कैसे निकालेंगे बच्चा, लॉस कैसे निकालोगे, इनिशियल कितना था मेरे पास 3mv², और फाइनल कितना था बच्चा 4/3mv² अपॉन इनिशियल कितना था 3mv² इंटू 100, ये लिख सकता हूं मैं बिल्कुल। परसेंटेज लॉस 3 3 9 9 में से 4 गया 5mv²/9, बिकॉज 3 बिकम ये 100, तो mv² ये कट जाएगा,
50 500/9 क्या लगता है क्या होगा? 9 9 5 अप्रॉक्स, आई थिंक 56 होना चाहिए। यस, दिस इज द 56 आंसर, 56%, बिल्कुल सही। सो अप्रॉक्सीमेटली 56 पॉइंट समथिंग 6% आएगा, दैट इज थर्ड करेक्ट। कितना खूबसूरत क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया बच्चा। दिस इज ईच एंड एवरी स्टेप्स, मैंने हर एक स्टेप शो किया है कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, जिससे आपको थोड़ा सा मनोबल बन जाए कि हाँ इस तरह से पेपर सॉल्व करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू एंड ऑफ पी एन जंक्शन डायोड जॉइंड बाय द वायर। ध्यान रखना बच्चा, पी एन जंक्शन है, उसमें कोई बाइसिंग नहीं है। जब बाइसिंग नहीं होती है, जब कोई मिलावट नहीं होता, ये पी और एन है तो ये पी एन जंक्शन है। तो इस यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, अगर नॉर्मल पी एन जंक्शन की बात हो रही है तो यार डिफ्ट ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। यहाँ पर पहला प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है? जो भी इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है वो लोअर कंसंट्रेशन तरफ जाएगा पी साइड, ठीक है ना। ध्यान देखना क्या मैं क्या समझा रहा हूँ कि वहां पर क्या होना है, नॉर्मल पी इंजेक्शन की बात हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर मेजॉरिटी किसकी होगी? होल्स की। अब पी से एन क्या जाएगा? होल्स जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब नोटिस करने वाली बात देखो, इलेक्ट्रॉन एन से पी जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एन से पी जा रहा है होल्स, तो इसको प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म याद हो, अगर मैं पी और एन को मिला दूं तो फर्स्ट डिफ्यूजन होगा फिर ड्रिफ्ट होगा। अब नोटिस करने वाली बात है, डिफ्यूजन के लिए क्या है, यहाँ मेजॉरिटी कैरियर मूव करता है, लाइक इलेक्ट्रॉन एन साइड, मेजॉरिटी मूव टू द एन पी साइड, पी में होल मेजॉरिटी दैट गोस टू द एन साइड। और जो तुम्हारा मेजॉरिटी के थ्रू जो करंट आएगा दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एन टू पी साइड, तो करंट डायरेक्शन किधर होगी? दैट इज करंट ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस। रिमेंबर दिस थिंग। अब ये प्लस और माइनस दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल, इसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और इस ये क्या मूव करेगा? ये माइनॉरिटी कैरियर मूव करवाएगा। माइनॉरिटी मतलब यहां इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहां पर होल मूव करेगा, और ऐसे प्रोसेस को हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं, अगर आपको याद हो तो डिफ्यूजन राइट साइड एंड ड्रिफ्ट इज लेफ्ट साइड। और एक स्टेडी स्टेट आएगा कि आई नेट जो होता है वो आई डी माइनस आई स्मॉल डी, दिस कैपिटल डिफ्यूजन ड्रिफ्ट स्टैंड फॉर स्मॉल डी, and diffusion due to majority carrier, drift due to minority carrier, and they are always equal and opposite direction में होते हैं। तो ऑब्वियसली नेट करंट कितना होगा? 0। तो अगर आप वायर पीछे पी साइड और एन साइड पे एक वायर लगा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वायर में करंट फ्लो होगा नहीं, क्योंकि डायोड के अंदर अप्रोक्सीमेटली करंट 0 होता है। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दैट इज द प्रोसेस ऑफ नथिंग बट वेरी सिंपल, और बहुत जबरदस्त था ये कंसेप्ट, मजा आ गया यार, क्या बात है। तो देयर इज विल बी नॉट एनी स्टेडी करंट इन द सर्किट, बट बाइसिंग इसलिए करना पड़ता है कि हमें करंट बढ़ा सके हटा सके। दैट्स व्हाई वी नीड ऑफ एन डायोड, एंड डायोड से पूरी दुनिया चल रही है। अगर आप जो मोबाइल फोन यूज भी कर रहे हैं, जो डेटा आपके पास है मतलब एसडी कार्ड में, दैट्स मेड अप ऑफ टोटल ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर मेड अप ऑफ डायोड। नाउ कैसा लग रहा है बाबू? मजा आ रहा है? कमेंट सेक्शन में बताना बच्चा, क्योंकि मैं एक एक चीज को बहुत डिटेल में बता रहा हूं, आपको दिक्कत ना हो। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज योर आइसोलेसिस राइट एंगल ट्रायंगल। सब सारे वर्ड्स को पहले मार्क क्या करो। आइसोलेसिस राइट एंगल के मतलब दो एंगल सेम है, दैट इज 45 45। सर 45 45 क्यों किया आपने? बिकॉज दिस 90 थीटा थीटा, ऑब्वियसली 45 45 होगा। लाइट परपेंडिकुलर फॉल हुई, स्ट्रेट गिरी, और क्या है लीस्ट वैल्यू एन की कम से कम कितनी रखे कि इस तरह से हो जाए, मींस विच मींस TIR हो रहा है। तो मतलब जो भी मेरा एंगल है यहाँ पर आई, वो किसके बराबर होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल के बराबर, तभी तो TIR होगा। कम से कम लीस्ट कंडीशन ये थे ना, फिर उसके बाद तो आई बराबर थीटा सी ग्रेटर ये होना चाहिए, बट इक्वल टू इस मिनिमम, कम से कम इतना चाहिए। तो लेट सपोज आई इज नथिंग बट, अगर यहाँ देखो ध्यान से तो कितना एंगल है? 45। अब आपको पता होगा साइन थीटा सी कैसे निकालते थे, अब ये सब फॉर्मूले तो पता होने चाहिए। व्हाट अबाउट दिस साइन 45 1/45 कैसे आया सर? देखो ये 90, ये 45, ये भी 45, तो ये भी 45, एंड दैट इज 1/√2 एंड 1/n, सो देयरफॉर n बराबर √2। So which of the following option? First is the correct. मजा आ गया यार, क्या लगा, क्या बात है यार, जबरदस्त खेला हो गया यार ना। ओ मागू चुरुलव, ये सवाल बड़ा पॉपुलर है यार। इवन व्हेन आई वाज इन क्लास 11 तो हम लोग जब प्रिपरेशन करते थे, इवन हम लोग ने उस टाइम ये क्वेश्चन को देखा था, बट मैं कर नहीं पाया था, बट मैं आज कल ले जाऊंगा इसको। सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस दे रखा है, एंड एट द सरफेस ऑफ मार्स भी दे रखा है, और 6 kg का एक पैसेंजर है जो अर्थ से मार्स तरफ जा रहा है, स्पेसशिप मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, ओके।
neglect all the other object in the sky. Okay, which part of the figure represent figure best representation weight of passenger as a function of time t? बाप रे बाप, ए आपका स्ट्रेट लाइन है, बी है, सी है और डी है. अब देखो लॉजिकली सोचो, ए तो नहीं हो सकता, वाई. आइए समझाते हैं ऐसा क्यों. बहुत ध्यान से देखना बच्चा, मजा आ जाएगा. जिंदगी के मनमोल, तुमको मजा ना आए तो नाम बदल देना. लुक एट दिस. विक्रम सर, थोड़ा सा, अर्थ है ये मार्स है. कहां से कहां जाना था भैया? हाँ ठीक है, वैसे गोज फ्रॉम अर्थ टू मार्स. ठीक है, ये मार्स है. दैट इज मार्स, अर्थ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मार्स. दिस इज C1, दिस इज C2. ध्यान से देखो, आपको पता है ना कि यहां से एक स्पेसशिप है, ये बड़ा प्यारा सा स्पेसशिप है, मैंने ही बनाया है, इसरो को दे भी दिया है मैंने. ये स्पेसशिप सरफेस से शुरू हो रहा है, मार्स तक जाना चाहता है. बाप रे बाप, बड़ा कठिन काम है, इतना आसान है नहीं. आप तो देख ही रहे हो कितना खतरनाक काम होता है. ऐसे नवंबर सरफेस पे अभी यहां पर क्या है, देखो यहां पर अर्थ अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑफ अर्थ इतना है और फोर्स ऑफ मार्स इतना है. ठीक है, एंड इफेक्टिवली मास फोर्स ऑफ अर्थ ज्यादा होगा, बिकॉज इटसेल्फ मास ऑफ अर्थ ज्यादा, डिस्टेंस भी कम है, सब ज्यादा होगा. तो जो भी फोर्स यहां पर एक्सपीरियंस करेगा नेट, और एक यहां पर होगा एफ एम, और यहां पर बदल जाएगा और अर्थ का भी बदल जाएगा. तो कहीं ना कहीं यहां फोर्स वो ज्यादा वेट फील करेगा, यहां वेट वो कम फील करेगा. ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों वेट ज्यादा फील करेगा? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, अर्थ का मास ज्यादा है, मून का कम है, तो इफेक्टिव वेट ज्यादा है. वहां पर भी बेचारे अर्थ का इफेक्ट कम होगा, मून का इफेक्ट ज्यादा. मून उतना इफेक्टिव नहीं होगा, बट ओवरऑल यहां पर ज्यादा होगा. लेट्स सपोज ए बोला, इस पॉइंट को बी बोला मैंने, सॉरी इनिशियल बोलो, इसको फाइनल बोलो. बट आपने शायद पढ़ा होगा कि कुछ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट में कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा, कोई पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर आपकी मैग्नेटिक, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी? जीरो होगी. सम शॉर्ट भाई, क्योंकि अर्थ हमेशा अपने तरफ खींचेगा और मार्स अपने तरफ खींचेगा. एक टाइम पक्का ऐसा आता है, आपने सवाल ऐसा किया भी होगा कि डेफिनेटली अगर दो मास सिस्टम है तो बीच में कहीं ना कहीं फील्ड जीरो होना ही होना है, विच मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट डिड वी एक्सपीरियंस? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस जीरो, बिकॉज F इज नथिंग बट m इंटू E, और फोर्स जीरो, तो वेट भी यहां पर किस पॉइंट में कितना होगा? जीरो होगा. सो रिमेंबर दिस थिंग्स. यहां से शुरू किया तुमने, बट यहां का वेट तुम ज्यादा फील करोगे क्योंकि अर्थ तुम्हारे पास है. अर्थ जाइंट है, बड़ा है, इसका फोर्स ज्यादा होगा, वेट ऑब्वियस सी बात है ज्यादा फील करोगे. मार्स पे जाओगे, वेट कम फील होगा. तो ग्राफ जो होगा, ध्यान देना, वेट वर्सेस टाइम का, एज सच कोई मैथमेटिकल फंक्शन नहीं लिख सकते हैं इसमें, बहुत कठिन हो जाएगा, वो आपके सिलेबस के थोड़ा सा सोच के परे होगा. जब शुरू किया यहाँ पर t = 0 पे अर्थ सरफेस है, तो वेट कुछ अच्छा खासा होगा. बट जरूर है कि कहीं ना कहीं कोई पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर आपका वेट जीरो होगा, बट फिर भी आपका वेट बढ़ते बढ़ते कुछ ना कुछ बढ़े, और वेट ये सब इस तरीके से कुछ होगा. क्या ये बात समझ में आ रही? एक ही बार कट करना है आपको, एक ही बार, दो बार मत कट करिए. एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां पर डेफिनेटली फोर्स जीरो होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वेट भी क्या होगा? जीरो होगा. तो विच इज द फॉलोइंग करेक्ट आंसर? थर्ड इज द करेक्ट. ए तो नहीं होगा क्योंकि ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, बी कट ही नहीं कर रहा, डी इसलिए नहीं, दो बार कट कर रहा है. हाँ, क्या बात है, क्या सवाल, मजा आ गया यार. नाउ क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिटरमाइन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम? क्या बात है यार. एंड द प्रोसेस, यहां पर लिख देता था प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनामिक्स. प्रोसेस डिफाइन करने के लिए बस एक पैरामीटर की जरूरत होती है, लाइक आइसोकोरिक प्रोसेस. तो प्रोसेस के लिए हमें एक चीज बता दो, क्या कांस्टेंट करना है. व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट? लेट्स सी व्हाट इज स्टेट मीनिंग दिस वन. थर्मोडायनामिक्स में स्टेट का मतलब क्या है? एक बहुत सिंपल से एग्जांपल लेता हूं. मैंने P लिया और B लिया, और ये ग्राफ कुछ ऐसा बना है. सपोज करो ग्राफ कुछ ऐसा बना है. अगर मैं कहूं स्टेट 1, ये सॉरी ये पॉइंट 1 ये 2 है, 1 से 2 में हमने ये देखो, ये मैंने 3 ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया. Now we call it as our initial, we call it as our final. Remember one thing, always remember one thing. The states and different process is different thing. Process बोलेगा आइसोकोरिक, एक चीज कांस्टेंट करते हैं. आइसोबैरिक बोलेगा तो प्रेशर कांस्टेंट करते हैं. एडियाबैटिक बोलेगा तो हीट एनर्जी को चेंज हमने नहीं माना, जीरो माना.
सेम थिंग लाइक व्हाट डू मीन बाय स्टेट? सर स्टेट क्या डिफाइन कर रहा है? लुक एट दिस वन. आपने स्टेट फंक्शन सुना होगा, है ना? स्टेट पाथ फंक्शन, ये फंक्शन वो फंक्शन. वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन. इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, सॉरी इज अ पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन. स्टेट हम लोग चेक करते हैं. देखो स्टेट का मतलब क्या है, बेसिकली बहुत ध्यान से देखो. कभी भी कोई भी सिस्टम अपना प्रोसेस शुरू करता है किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे. अब मैं कहूं इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट में, अगर मैं पूछूं आपसे, खुद बताओ कि क्या स्टेट, मतलब स्टेट मींस अगर मैं पूछूं वर्क डन और यू और क्यू में क्या चीज कांस्टेंट आएगा? अगर आप नोटिस करो ध्यान से तो वर्क डन कैसा फंक्शन है? आपका पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है. पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है. स्टेट फंक्शन देखो, पाथ डिफरेंशियल फंक्शन है, मतलब आप फर्स्ट पे जाओ, सेकंड पे जाओ, थर्ड पे जाओ, तीनों में पाथ डिफाइन. और इस पाथ को डिफाइन करने के लिए एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और उस पॉइंट में दो वेरिएबल तो आना ही आना है. बिना दो वेरिएबल के काम तो बनता ही नहीं है. एक अगर मैं छिपा दूं, सिर्फ पी ऐसा कर दूं और पी दिखा दूं आपको, तो आप बताना क्या चाह रहे हो कि सिर्फ पी या वी है नहीं, क्या है क्या? तो किसी भी मोमेंट में उस इंस्टेंट पे उस सिस्टम का स्टेट डिफाइन करने के लिए कम से कम हमें दो पैरामीटर के थर्मोडायनामिक की जरूरत पड़ती है. और किसी भी सिस्टम का प्रोसेस डिफाइन करना है तो उसे एक पैरामीटर की जरूरत पड़ती है. बात हमेशा रखिएगा. आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट करना है. सो रिमेंबर दिस थिंग, द डिफरेंस बिटवीन, राइट डाउन ऑन योर नोट्स, अपने नोट्स में ध्यान से लिखो. सो अगर मैं इस स्टेट को इस स्टेट पे डिफाइन करना चाहूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे वीटी ग्राफ हो, पीवी ग्राफ हो, पीटी ग्राफ हो, इन सारे ग्राफ में दो पॉइंट हम जब लेते हैं, दैट्स पॉइंट डिफाइंड एज अ स्टेट. इस स्टेट से इस स्टेट पे आ रहा है. इस स्टेट से स्टेट आने पे आपका क्या कंडीशन चेंज हो रही है, क्या नहीं हो रही है. सो रिमेंबर स्टेट डिफाइन शुड हैव एटलीस्ट टू वेरिएबल. तो प्रेशर वॉल्यूम बिल्कुल, वॉल्यूम टेम्परेचर बिल्कुल, ये एनी वन ऑफ द प्रेशर नहीं, ये प्रोसेस डिफाइन कर देगा. एंड यू नीड टू हैव टू डिफाइन स्टेट, यू नीड टू हैव एटलीस्ट टू थर्मोडायनामिकल पैरामीटर एट द सेम इंस्टेंट. ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना? क्योंकि पाथ है, एक से वहां गया, यहां से यहां गया. स्टेट इस स्टेट को डिफाइन करने के लिए, पाथ फंक्शन डिफाइन करने के लिए स्टेट हमें पता होना चाहिए. स्टेट को दिखाने के लिए हमें एटलीस्ट दो पॉइंट दिखाना पड़ता है. ठीक है? चलो 30 में 7 वो फोन आ गया था मम्मी का, इसलिए दिखने लगा. ठीक है, मैं एक बार बात कर लेता हूँ उनसे. ये कहाँ से स्टॉप है? कोई नहीं. चलो क्वेश्चन नंबर 37, लुक एट दिस वन. बहुत प्यारा सवाल है. द फिगर शो बीवर पीवी अपॉन एनटी. व्हाट इज दिस? हैव यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? किसके लिए है ये? आइडियल गैस के लिए. So remember PV by RT is nothing, sorry, and T बराबर R is gas constant should be remember. तो ग्राफ अगर खींचना होगा इसके बीच में, ये भी क्वेश्चन ध्यान समझा दूं मैं आपको. अगर किसी ने कहा PV, कहां गई रे? PV by NT वर्सेस P ग्राफ. और आपको पता होना चाहिए कि ये PV by NT बराबर R है. आइडियल गैस की बात करो और आर क्या है? कांस्टेंट. तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन. दिस इज फॉर आइडियल गैस. बट पीवी आपको पता है कि रियल गैस के लिए आप तो केमिस्ट्री वाले हैं. ए बाई एन बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी सॉरी बराबर आर टी. सो दिस इज द रियल गैस इक्वेशन. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस इक्वेशन. क्योंकि रियल गैस में हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स, अफेक्टिंग फोर्सेस, बहुत सारी चीजें लेते हैं, वॉल्यूम का कंसिडरेशन करते हैं. बट यहाँ आइडियल में थोड़ा सा हम लोग कुछ आइडियल ही बात करते हैं. तो आइडियल के लिए ये रहेगा, बट रियल के लिए कुछ ही ऐसा रहेगा, है कि नहीं? दिस इज रियल गैस एंड दिस इज योर आइडियल गैस. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैस. नाउ
कुड डिफाइन दिस वन? यस। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द आइडियल गैस इक्वेशन, परफेक्ट, ये तो अपन ने देख ही लिया। T1 is greater than T2, इसे बाद में देखेंगे। द वैल्यू ऑफ पॉइंट वेयर द कर्व्स मीट ऑन द y एक्सिस द सेम फॉर ऑल गैस, बिल्कुल कोई भी गैस हो सभी के लिए वैल्यू आर ही आने वाली है, और पैरेलल मीट ऑन द y एक्सिस, बिल्कुल सही बात है। थर्ड, अब सेकंड देखो, अब नोटिस करो यहां दो टेम्परेचर दे रखा है, T2 और T1। T2 देखो थोड़ा सा नीचे बेंड कर रहा है ना, और T1 थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। अब नोटिस करने वाली बात है, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, ये ग्राफ कुछ फिर ऐसा होगा, मुझे आइडियल गैस बनना है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये टेंस करेगा कि आइडियल गैस तरफ जाता है, उससे शिफ्टिंग इसकी बढ़ती जाएगी। जैसे से कॉनिकल शेप थोड़ा सा ऐसे से हल्का हल्का सा होते होते तो फिर ऐसे हो जाएगा। एंड फॉर दिस यू नीड टू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर, और ये इक्वेशन से यहाँ दिख रहा है, मैथमेटिकल इक्वेशन। यहाँ पर टी बढ़ाओगे तो कुछ फंक्शन जब ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कुछ हल्का हल्का सा बेंडिंग करने के लिए, एंड इन दैट केस ये कंडीशन भी सही है। अब जाहिर से बात है, खुद देखो, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसकी बेंडिंग ऊपर तरफ बढ़ती चली जाएगी और वो टेंस करेगा रियल गैस को। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दिस, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट, बिल्कुल बहुत सही। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारी चीज बताई है। आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 38, 50 kg मैन विद, भाई बंदा बहुत मेहनती है, तो टोटल मास कितना लेके चल रहा है? टोटल मास कितना है भैया? एक खुद इंसान का मास ऑफ मैन 50 kg, मास ऑफ लोड तो ये 70 kg हो गया। ही क्लेम्स 20 स्टेप्स, ऐसे कुछ 20 स्टेप्स है। एक की हाइट कितनी स्टेप की? 0.25 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी होगी? टोटल हाइट कितनी होगी? तो दैट इज 20 इंटू 0.25 मीटर, ये हाइट हो गई। ठीक है। व्हाट इज वर्क डन ऑन द क्लाइंबिंग? भैया ऊपर तक जाने में ये कितना, आपको पता है वर्टिकली हाइट में वर्क डन होगा, बाकी हॉरिजॉन्टल में वर्क डन तो होगा नहीं। तो फॉर्मूला क्या है? mgh, असली मसाले सच सच। m कितना था मेरे पास? 70, और थोड़ा नोटिस करना, 10 लेंगे तो 3500 अप्रॉक्स आएगा, तो 9.8 लेना पड़ेगा, क्योंकि खुद चेक कर लोगे कि हमने वो क्यों नहीं लिया। तो इसको सॉल्व करो, अप्रॉक्सीमेटली जो 3430 जूल दिख रहा है। अगर ये 10 लोगे तो 3500 आएगा, तो वो भी सही है, कोई बात नहीं है। तो 4th इज द करेक्ट आंसर। तो ये टफ सवाल नहीं था, ये बहुत आसान सवाल था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? कोनो दिक्कत नहीं? स्टेप्स कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 39, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क ए एंड बी रिस्पेक्टिवली 3%, 2% मोर ऑफ सी। तो मैं ट्यूनिंग फॉर्क बना देता हूं तीनों का, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ ए क्या कह रहा है? 3% मोर, तो मतलब सी का मान लेते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी सी है, तो एनसी का कितना परसेंट आगे है? 3/NC, इक्वेशन नंबर 1। अगर बी का निकालना है सी के टर्म में, तो 2% लेस देन ऑफ द T4, ठीक है। NC -2NC/100, इक्वेशन नंबर 2। ये होगा नहीं होगा? बेसिक सी बात है। 5 बीट प्रोड्यूस्ड, तो ऑब्वियस बात इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ये सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, कट जाएंगे रास्ते हल्के हल्के। 5NC/100, और ये कितना था मेरे पास? Na-NB, NB 5 बीट्स दे रखा है आपके पास, तो ये 5 कट गया। NC कितना आ गया? 100, ठीक है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पूछा है, तो ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100, 3/100 इंटू 100, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 103 हर्ट्ज। बहुत सही, परफेक्ट, क्या बात है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इस मैथमेटिकल, ये प्योर मैथमेटिक्स है, ना तो फिजिक्स लगी है, ना तो मैथ्स लगी, सॉरी ना तो केमिस्ट्री, सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स है। इज जस्ट अ परसेंटेज और कुछ नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन यू ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, क्या सवाल है यार, मजा आ गया। एंड द ग्राफ बिटवीन यू प्लॉटेड v वर्सेस वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। पहली बात तो ग्राफ ऐसा बनता भी नहीं जो चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, सब उल्टा फुल्टा दे दिया, मगर क्या करें, मरता क्या ना करता, बनाना तो अपन को पड़ेगा ही पड़ेगा, है कि नहीं। ग्राफ थोड़ा सा जबरदस्त है, कभी मौका मिले तो मैं आपको दिखा दूंगा ग्राफ कैसा बनता है। ये आपको ग्राफ दिखाना पड़ता है, मैं कभी मौका मिलेगा जिंदगी में, तो मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगा। ये u होगा, ये v होगा, ये ग्राफ कुछ f है तुम्हारा, -2f है, फिर -f है, ये -2f है, ठीक है ना। तो पहले आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, फिर यहाँ से फिर ग्राफ पास करनी पड़ेगी -2f से, सॉरी यहाँ से, हाँ,
तो पहला, सॉरी चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ ग्राफ बनता कैसे। देखो ध्यान से, बहुत ज़बरदस्त ग्राफ है बच्चा, और अच्छों को तो नहीं आता है क्योंकि आप ध्यान से देखते नहीं हैं। अगर आपको केसेस याद, तो ये पोल था, ये फोकस, ये 2f, बिटवीन पोल फोकस इमेज सेम साइड बनती थी, याद करो ऐसा कुछ बनता था। तो यहाँ u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, और ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता था तो क्या होता था, तो ये u है, ये v है, ठीक है। ये पोल मान लो, ये -f -2f। मैं एग्जैक्टली बताना चाह रहा हूँ कि है क्या बेसिकली, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। सब अंधी बॉडी याद कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमको फिजिक्स आ चुकी है, बेटा फिजिक्स इसे नहीं कहते। देखो ध्यान से, पहले प्लॉटिंग इस तरह से की जाती है। फर्स्ट केट में पोल और फोकस के बीच में आप रहोगे तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, ध्यान से देखो, और जब आप फोकस पे तो इमेज कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी। तो ये पहला पार्ट बना इस तरीके से, इस केस में। नाउ सेकंड केस, जब आपका ये पार्ट देखो ध्यान से, जब आप f के पीछे जाओगे तो इमेज राइट साइड, मतलब u नेगेटिव v पॉजिटिव, तो ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट बना, फिर दूसरा पार्ट ये देखो इस तरीके से। अब देखो मजा आ जाएगा तुमको। तो ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहाँ बनी थी, इन्फिनिटी पे। ये ग्राफ है एग्जैक्टली, दिस इज द एक्चुअल ग्राफ ऑफ दिस वन, और मोस्टली बहुत कम लोगों को पता है बच्चा इसके बारे में। दिस इज द एक्चुअल ग्राफ, इसको कॉपी में लिख लीजिए, दिस इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये ग्राफ बनता है, एंड द शेप इज रेक्टेंगल हाइपरबोला। तो कुछ लोग डायरेक्ट जल्दी से इसका आंसर आप डी लिख ही लो, बट दैट इज द नॉट करेक्ट आंसर। ये आंसर चारों में से कोई सही नहीं है, सही जो है वो यही है। याद हुआ कि नहीं हुआ? तो बहुत जबरदस्त ग्राफ है, इसको लिख लीजिएगा, बहुत डिटेल में पढ़े तो मजा भी आ जाएगा आपको इसके बारे में। दैट इज द एक्चुअल ग्राफ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन द स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड व्हेन इट्स फ्रीक्वेंसी इज, ऑब्वियस सी बात है, स्टेशनरी रोकना है, मतलब रोकेंगे तभी जब एक सामने इधर से आया और धड़ाम से इधर से लड़ जाए, और फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर एक फंक्शन y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी है तो दूसरा क्या होना चाहिए, a साइन kx प्लस ओमेगा टी, एंड जस्ट फ्यूज ईच अदर बिकम स्टेशनरी। So it should be have remember the individual, same as the individual wave. Stationary wave जो बनेगा वो जो होता है 2 sin kx पढ़ना cos omega t. Whatever the frequency you have, this individual wave the same with the stationary wave. So there is no need to write the frequency of this one. Now come with the question number 42. क्या सवाल है 42 यार, दिल जीत लिया इसने। बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से। मैं काफी देर से लगा हूँ, आज मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ाया यार। अब कोई पढ़ ले तो मजा आ जाए उसको, ठीक है। मास m है, लेंथ l है रॉड, स्विंगिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इज ओमेगा। अगर मैं मैक्सिमम स्पीड ओमेगा, तो बताइए ओमेगा मैक्स दिया हुआ है, मैंने प्रोवाइड किया ओमेगा मैक्स, तो क्या रहा इसका सेंटर ऑफ मास, सॉरी सेंटर ऑफ मास यहां पर है, कितना ऊपर जाएगा, ठीक हो, देखो ध्यान से, ये रहा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, परेशान बिल्कुल मत होइए, मजा आ जाएगा। दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। ये देखो, ये डिस्कशन का फायदा होता है कि एक डायग्राम साफ साफ दिखता है। रिमेंबर वन दिस थिंग्स। और ये सेंटर ऑफ मास, लेट सपोज कितना ऊपर गया बच्चा, h ऊपर गया, मान लेते हैं h मैक्स। ये डायग्राम पहले आप बनाइए, लाइक उस तरह से ऊपर गया, फिर वापस आएगा। नाउ मैक्सिमम हाइट कितना पूछा है, तो आपको पता है k इनिशियल प्लस p इनिशियल बराबर k फाइनल प्लस p फाइनल। इनिशियल का कितना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल कितना है आपके पास, हमने यही रेफरेंस लाइन ले लिया है, ठीक है ना। तो रेफरेंस लाइन मेरा तो मैं कंसीडर 0 कर सकता हूँ, और जब ये मैक्सिमम ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पर कितना होगा, असली मसाले सच mg h मैक्स। ओके, व्हाट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड। तो आप देख रहे हो यहाँ से एंड पॉइंट से स्विंग कर रहा है, तो कितना होगा 1/3 m स्क्वायर ओमेगा mg h मैक्स। m से m कैंसिल हो, सो h मैक्स कितना आ जाएगा, l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 60। दैट इज योर आंसर। कौन सा है भैया, चेक करो। आई थिंक 4th इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? दिस इज हाउ टू राइट दिस वन। बहुत सिंपल है, आराम से आप कर सकते हैं। कभी भी समझ में ना आए क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स ओवर देयर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखना है, फिर उसके बाद टोटल ग्रेविटेशनल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल डिवाइडेड बाय द। आप ये रिजल्ट तो एकदम दिमाग में, अपना नाम भूल जाओ मगर इस रिजल्ट को मत भूलना भाई, और अपने मत्थे पे लिखवा लो इसको। कौशल ऐसा क्यों बोले भाई, बड़े से बड़ा सवाल नीट में इसमें टूटा है। लेट सपोज मास m1 है, सोम जी बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, m1 m2 है, और इनके बीच का सेंटर ऑफ मास हम ये मान के चलते पूरा मास सिस्टम यहाँ पर कॉन्सिडर कर रहा है, और ये डिस्टेंस r1 है, और ये डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, r2।
तो जो भी प्रोडक्ट होगा मास m1r1 वो किसके बराबर होगा, m2r2। दिस इज द रिलेशन। कुल मिलाकर m इंटू r इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो r इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो कौन सा इनवर्स रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द पार्टिकल, क्या बात है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, लीनियर डेंसिटी ऑफ द रॉड ऑफ 3 मीटर वेरीज विथ ना, देन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यार ये देखो, इसको तो तुमको डेरिवेशन हर फैकल्टी ने सिखाया होगा, ये नहीं कह सकता सर किसी ने सिखाया नहीं, दुनिया का हर फैकल्टी इस डेरिवेशन को सिखाता है। तो सेंटर ऑफ मास वेरिएबल मास के लिए कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल है, dm इंटू एक्स अपॉन dm। ये डिस्क से मुझे स्टेट नहीं है, वो सिंपल dm एलिमेंट्री मास है। और dm कैसे निकालते हैं, लैम्डा इंटू dx से। सो लैम्डा इंटू dx इंटू एक्स अपॉन लैम्डा इंटू dx। कुछ लोग क्या करते हैं, ये लैम्डा लैम्डा काट देते हैं, अरे बकलुलवा ये वेरिएबल है इसलिए काट नहीं सकते, कांस्टेंट होता काट देते। तो 2 प्लस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 3। अब इस इंटीग्रेशन में अलग से कर लेता हूं, 2x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 2x स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर 3 और x क्यूब बाई 3 0 से लेकर 3, 2 से 2 कैंसिल, 9 फिर ये भी 9, कितना हो गया 18। क्या बात है, बहुत नीचे देखो अब ध्यान से। अब क्या देखा है, 2 प्लस एक्स इंटीग्रेशन लिखना है, तो ये मैथमेटिक्स है यार, इसमें तुमको ना कुछ करना ही नहीं है। तुमने मेरी क्लास देख ली वाला, तुमने सब देख लिया। अब ये कितना होगा, 2 इंटू 3 प्लस 9/2, 9/2 ये रहा। कैलकुलेशन है, तो 6 6 दूनी 12, 12 और 9 कितना हुआ 21, 21/2। तो 18 आया इसका आंसर, तो इसका 21/2 आया। तो ये कितना, ये कौन है चिल्ला रहा है इतना, बड़ा खतरनाक आदमी है ये 12 भाई सर, क्या सवाल किया है यार। चेक कर लीजिए बच्चा, कहीं कैलकुलेशन गलती हो तो बता सकते हैं आप लोग। बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड आई होप कि मेरा सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार सिलेक्शन हर एक व्यक्ति का हो। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो खाने को मिल नहीं रहा है, सोने को कुछ नहीं मिल रहा है, और आपको भगवान ने इतना कुछ दिया, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और इस पीढ़ी को बदलिए। मुझे रोल्स रॉयस लीजिए, मुझे गिफ्ट करिए प्लीज़, एज सुन एज पॉसिबल। मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, आप ही करिए अब, ठीक है। चलिए, मजाक कर रहा था। देखिए, बाइट-सावर्ट्स लॉ क्या फॉर्मूला है, कितना प्यारे प्यारे फॉर्मूले हैं। मेरे को तो बस यही अच्छा लग रहा है इसके साथ। एम्फियर-सर्कुट लॉ, क्या बात है, मजा आ रहा है ये करने में। पैरेलल बिटवीन फोर्सेस, दैया रे, एकदम गुस्से में लॉरेंस फोर्स, ये रहा। सो आई होप ये सेशन मजा आया होगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में रिव्यू जरूर दीजिएगा, और जेन्युइन रिव्यू दीजिएगा। ये नहीं कि तुम कुछ भी लिखे जा रहे हैं, एकदम बेइज्जती कर दी मेरी लिख के। खूब अच्छा अच्छा झूठ लिखो उसमें। क्या सेशन था, आज तक ऐसा सेशन देखा नहीं। यू आर दी बेस्ट, ओपी गोट, जितना डालना डाल दो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, बाय।